इस सेशन में। तो जैसा आप सबको पता होगा, जब आपने वर्कशॉप सेशन के लिए रजिस्टर किया होगा या आप तक मैसेज आया होगा, ये वर्कशॉप हम यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों पे ऑर्गेनाइज करें, खास करके ग्रास रूट और समुदाय कार्यकर्ताओं के लिए। हम्म। आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा, हम मोटा मोटी 8 टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। यौवन अवस्था से शुरू कर कर जो हमारे शरीर में चेंजेस आते हैं वहां से बात करते हुए, पीरियड्स के बारे में बात करते हुए, और कई जो दिक्कतें हैं या एबनॉर्मैलिटीज जुड़ी हुई हैं इससे, उस पे बात करते हुए मिथ, कंसेंट और सेफ सेक्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्यूबर्टी या जो शरीर में चेंजेस आते हैं वो एग्जैक्टली है क्या और क्यों होते हैं। तो प्यूबर्टी या किशोरावस्था एक ऐसा जिंदगी का पड़ाव या पहलू रहता है जिससे हम सभी गुजरते हैं, इरिस्पेक्टिव कि हमारा जेंडर क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। सभी इस फेज से गुजरते हैं। तो होता क्या है प्यूबर्टी या किशोरावस्था? ये लगभग सभी को 9 से 16 साल की उम्र में जो शरीर में बदलाव आते हैं उसको हम अक्सर प्यूबर्टी या किशोरावस्था बोलते हैं। इस दौरान शरीर में हॉर्मोन्स की वजह से, हॉर्मोन्स यानी बॉडी में अलग अलग प्रकार के कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर में बदलाव लाना शुरू करते हैं इस उम्र में, 9 से 16 साल की उम्र में। और वो बदलाव किस प्रकार के होते हैं? हमारे जो स्तन हैं वो विकसित होने लगते हैं। खासकर अभी मैं लड़कियों को मद्देनजर रखते हुए बात कर रही हूँ, लड़कियों महिलाओं को। हमारे स्तन विकसित होने लगते हैं। जो हमारे कूल्हे होते हैं या हिप्स वाला जो एरिया होता है वो चौड़ा होने लगता है। जो शरीर है उस पे बाल आने लगते हैं, अलग अलग अंगों में, अंडर आर्म्स में बाल आने लगते हैं, बगल में बाल आने लगते हैं। जो हमारी स्किन है या फिर त्वचा, वो तेलीय हो जाती है, ऑयली स्किन हो जाती है, एक्ने आना शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ा जो सिग्नल होता है वो ये होता है कि हमें पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, माहवारी शुरू हो जाती है, जिसके चलते मूड स्विंग्स और नई नई फीलिंग्स, नई नई भावनाएं होना एक कॉमन चीज बन जाती है। तो लड़कियों के लिए ये जानना क्यों जरूरी है? सभी के लिए जानना जरूरी है, लेकिन आज का सेशन थोड़ा हम लोगों ने लड़कियों महिलाओं पे फोकस रख के प्लान किया है। सबसे ज्यादा जरूरी है अपने शरीर को बेहतर समझना, कौन सी चीजें नॉर्मल हैं, सामान्य हैं, कौन सी चीजें असामान्य हैं, ये समझना। और सबसे ज्यादा जरूरी इन सबको एक प्राकृतिक तौर पे समझना, ना कि कोई ऐसी चीज जो कि हमें प्रॉब्लम दे रही है, हमारे लिए दिक्कत की वजह है, और अगर है तो किस समय हमें डॉक्टर को दिखाना जरूरी पड़ सकता है। इस वजह से ये सब जानना जरूरी है। और आज के सेशन का सबसे बड़ा मकसद या उद्देश्य ये भी रहेगा कि इन सभी चीजों के आसपास जो शर्म हम कई बार महसूस करते हैं एज कार्यकर्ता, अपने बारे में बात करने में, या फिर फील्ड पर जाकर हम काफी लोग किशोर के साथ काम करते हैं, उनके साथ काम करने में जो शर्म महसूस करते हैं उसको किसी हद तक कम कर सकें, हटा सकें। अभी तक सभी साथी सभी साथियों को समझ आ रहा है? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। तो जब हम किशोरावस्था की बात करते हैं तो हम उसको 5 पड़ाव या स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, और ये जो हम पड़ाव अभी समझेंगे ये हम उम्र के हिसाब से समझेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा किशोरावस्था का पड़ाव आता है वो होता है 8 से 9 साल की उम्र में, जब हमारे शरीर में अंदरूनी बदलाव आना शुरू होते हैं। ये बदलाव, जैसा पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया, अक्सर हॉर्मोन्स या बॉडी में बन रहे केमिकलों की वजह से आना शुरू होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के हॉर्मोन्स होते हैं, यहाँ पे कुछ हॉर्मोन्स मेंशन्ड भी हैं। शरीर में इन हॉर्मोन्स की वजह से हमारे जो ओवरीज या अंडाशय होता है, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, उस वो भी बढ़ने लगता है। पहला पड़ाव ये हुआ। जब हम 9 साल की उम्र को पार कर लेते हैं अक्सर, तो हम दूसरे पड़ाव में एंटर करते हैं जिसमें हमारी जो शरीर में बदलाव हैं वो बाहर भी दिखने लगते हैं। किस तरीके से? हमारे जो ब्रेस्ट हैं यानी स्तन की कलियां हैं, ब्रेस्ट के बड्स, वो दिखने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं साइज में।
हमारा जो प्यूबिक एरिया है, यानी योनि के आसपास का एरिया, या बगल के जो बगल का जो एरिया है, वहाँ बाल आने लगते हैं। हमारी जो लंबाई है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगती है इस उम्र में। हिप्स का जो एरिया है, या कूल्हों का जो एरिया है शरीर में, वो चौड़ा होने लगता है। और पहले भी जैसे बात की थी, कील मुहासों का आना, त्वचा तेलीय होना, ये सब एक संकेत है कि हम अपने किशोरावस्था में एंटर कर गए हैं। और एक जरूरी चीज, वाइट डिस्चार्ज, यानी सफेद रंग का एक चिपचिपा लिक्विड निकलता है हमारी योनि से, वो भी एक संकेत होता है कि हम अपनी यौवन अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं और हमारे पीरियड्स भी जल्दी शुरू हो जाएंगे। हम इसके बाद जो हमारा पड़ाव आता है 12 से 15 साल की उम्र में, अक्सर ये वो एज होती है लड़कियों के लिए जब उनके पीरियड्स यानी माहवारी वो अपने शुरू करती हैं। और इस वक्त हमारी बॉडी के जो चेंजेस जिनकी अभी हमने बात की पिछले वाले पड़ाव में, वो और स्पष्ट तरीके से दिखने लगते हैं। लंबाई तेजी से बढ़ना, स्तनों का विकास होना, गुप्त अंगों में बाल आना, जांघों के आसपास बाल आना। और सिर्फ ये जो बदलाव है ये शरीर तक नहीं सीमित रहते हैं, ये कई बदलाव हमारे मानसिक स्थिति, हमारी भावनाओं में भी बदलाव लाते हैं। यानी कुछ इमोशंस या कुछ भावनाएं जो हम अभी तक नहीं फील करते थे शायद 10-11 साल से पहले, वो अब हम महसूस करने लगते हैं। जिसमें एक काफी होता है, वो चिड़चिड़ापन होता है, अ, बहुत ज्यादा अलग अलग टाइम पे कभी दुखी महसूस करना, कभी खुश महसूस करना, समझ ना आना, किसी चीज से चिढ़ हो जाना। तो इसको हम मूड स्विंग्स या मूड में जल्दी जल्दी बदलाव भी बोलते हैं। ये भी इस समय के दौरान अडोलेसेंट्स यानी किशोर किशोरियां महसूस करने लगते हैं। एक और जो जरूरी बदलाव होता है वो ये है कि कभी कभार वो दूसरे सेक्स की तरफ आकर्षित भी महसूस करने लगते हैं। और उन्हें एक, जैसे कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं, घरों में देखते हैं। मेरे यहाँ तो था, जब मैं बड़ी हो रही थी या मेरा छोटा भाई बड़ा हो रहा था, कि 12 से 13 साल की उम्र में बोलते हैं अब अपनी जगह, अ, अपनी जगह चाहिए, अकेले बैठना पसंद करते हैं, या अक्सर मोबाइल का उस तरीके से इस्तेमाल करना। तो ये सारे कुछ चेंजेस अक्सर हमें इस एज ग्रुप में दिखते हैं। फिर हमारा जो आखिरी पड़ाव होता है अडोलेसेंस या प्यूबर्टी या किशोरावस्था का, वो 14 से 18 साल की उम्र में आता है, जब हमारा शरीर और हमारा मन पूरी तरीके से विकसित हो जाता है। तो इसमें हम लोगों, जो पीरियड्स हमारे शायद 12 या 13 साल पे शुरू हुए थे, वो एक तरीके से नियमित या रेगुलर हो जाते हैं। शुरुआत में लड़कियों के जो पीरियड्स हैं वो हो सकता है कि वो 30, 45, 50 दिन के गैप्स पे आ रहे हों, लेकिन इस एज तक पहुंचते पहुंचते वो एक नियमित रूप से आने लगते हैं। जो प्रजनन तंत्र होते हैं, यानी जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है पूरा लड़कियों का, वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। हड्डियां मजबूत हो जाती हैं हमारे शरीर की। और इसके साथ ही साथ जैसे हमने मानसिक और दिमागी तौर पे बदलाव की बात की थी, वो भी पूरी तरीके से विकसित हो जाता है इस उम्र तक, 14 से 18 साल की उम्र तक। ठीक है। अभी तक हमने बात की हमारे शरीर के बारे में, शरीर में आने वाले बदलाव के बारे में। और ये सब होता है हॉर्मोन्स की वजह से, जैसा हमने डिस्कस किया। अगर हम एक लड़की के शरीर की बात करें, महिला के शरीर की बात करें, उनके लिए ये जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र, ये एक बहुत अहम हिस्सा होता है हमारे बचपन से किशोरावस्था और उसके बाद बड़े होने तक के बीच में। क्योंकि यहाँ पे काफी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा निशानी होती है पीरियड्स शुरू हो जाना। तो अगर हम इसको थोड़ा बेहतर आज समझेंगे कि इसमें कौन कौन से अंग होते हैं जो मिलकर ये पूरा हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं, तो हमें आगे के सेशन में और आसानी होगी। और फिर से ये हमारे शरीर का ऑलरेडी पार्ट है, तो हो सकता है काफी कुछ लोगों को पता हो, काफी कुछ लोगों को अपनी 8th या 10th क्लास की जो हमने बायोलॉजी पढ़ी थी वो भी याद आ रही हो। तो एक रिवीजन के तौर पे, और इसको थोड़ा ऐसे भी देखेंगे कि अगर हमें भी ये जाकर इसके सेशन लेने हैं तो भी इसको कैसे समझ सकते हैं। तो अगर ये पूरा एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो इसमें दो जो पार्ट्स हैं यहाँ पे,
जो लाइट पिंक कलर के दिख रहे हैं उनको हम बोलते हैं ओवरीज। जहाँ पे लेबल भी हो रखा है, ये दो ओवरीज होते हैं जिनके साथ सभी लड़कियां पैदा होती हैं। और इसमें एक नंबर ऑफ, मतलब यानी एक फिक्स्ड अंक के अंडे या एग्स होते हैं। तो एक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ओवरी में कम से कम 20 या 30 अंडे हैं तो वो लड़की उन अंडों के साथ पैदा होती है। एक नंबर जो होता है उतने अंडों के साथ वो पैदा होती है, वो अंडे इन ओवरीज में पाए जाते हैं। अब ये ओवरीज, जो आपको एक लंबी सी ट्यूब दिख रही है जो इसको यूट्रस से कनेक्ट कर रही है, यूट्रस यानी ये जो नाशपाती की शेप जैसा अंग आपको बीच में दिख रहा है, यहाँ पे मार्क भी कर रखा है, ये जो ओवरीज है वो कनेक्ट हो रही है यूट्रस से इन ट्यूब के थ्रू, जिनको हम बोलते हैं फलोपियन ट्यूब। तो जब भी ओवरी से कोई भी एग निकलता है, वो सबसे पहले जाता है इन ट्यूब्स में, और इन ट्यूब्स के जरिए उसके बाद वो नीचे जाता है यूट्रस में। तो दो तरीके से ये कहानी एंड हो सकती है, या तो वो अंडा ओवरी से निकला, वो ट्यूब में गया, और उसके बाद वो जो हमारे, हमने भी बताया, नाशपाती के शेप जैसा जो बच्चेदानी है वहां तक पहुंचा। अगर वो सिर्फ अंडा ही पहुंचा तो वहां पे एक खून की पतली सी जो लेयर या फिर जो एक परत जमा होती है, वो वजाइना के रास्ते यानी योनि के रास्ते बाहर निकल जाती है, उसको हम बोलते हैं पीरियड्स। लेकिन अगर उसकी मुलाकात इस ही ट्यूब में स्पर्म से हो गई, या तो उस मुलाकात के चलते वो अंडा और स्पर्म मिला के एम्ब्रियो या जाइगोट बनाता है, और फिर वो यूट्रस में पहुंचता है, जिसके लिए यूट्रस ऑलरेडी हमारी बच्चेदानी ऑलरेडी तैयार होती है। और ये जो स्पर्म और अंडा मिलके जाइगोट या एम्ब्रियो बनाते हैं, ये 9 महीने बाद बच्चा बनता है, जो फिर वजाइना के रास्ते दुनिया में बाहर आता है। तो ये पूरा हमारा सिस्टम रहता है। तो हम लोगों ने जो फंक्शन समझा वो सबसे पहले ओवरी का था। ये जो दो लाइट पिंक के गोल सर्कल्स दिख रहे हैं, ओवरी, इनको जो यूट्रस से कनेक्ट कर रही है वो है फलोपियन ट्यूब। और यूट्रस यानी जो हमारी बच्चेदानी है, वहां पे हमारी खून की जो परत जमा होती है, वहां पे अगर बच्चा बड़ा होना है तो वो परत वहीं रहती है, उस बच्चे को ग्रो करने में, 9 महीने तक उसे पालने में काम आती है। लेकिन अगर वहां बच्चा नहीं हुआ है उस महीने, तो वो पूरी खून की जो परत है वो वजाइना के रास्ते, ये जो आपको नली दिख रही है, बाहर निकल जाती है। तो ये जो नली है पूरी आ, वजाइना वाली, इस पूरे एरिया को हम वजाइना बोलते हैं। और इसके जो बाहर का पार्ट है, जो एकदम आपको नीचे दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं वल्वा। वजाइना को हम हिंदी में योनि भी बोलते हैं, यूट्रस को बच्चेदानी, और जो ओवरीज हैं उनको अंडाशय। तो ये सब हमारे अंदर चल रहा है, ये एक अंदर का सिस्टम है। लेकिन ये जो एकदम बाहर वाला एरिया आपको दिख रहा है वो है वल्वा, जो हमें बाहर ही दिखता है। इसको हम आगे और समझेंगे। अभी इस पूरे जो हमने अभी डिस्कस किया उसमें किसी को भी कुछ सवाल आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, तो हम यहीं रुक जाते हैं अभी 1 मिनट। आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। आपका कोई भी सवाल हो बीच में तो आप बोल सकते हैं या मैसेज पे लिख देंगे, तो मेरी टीम मुझे बताती रहेगी। ठीक है। तो जैसा हमने बात किया, जो हमारा एकदम निचला हिस्सा है योनि का, उसको हम बोल रहे हैं वल्वा। और अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो ये वल्वा का पूरा एरिया है जो हमें बाहर भी दिखता है। ये वो बॉडी पार्ट है हमारी बॉडी का जो हमें बाहर भी दिखता है, अपने जांघों यानी थाइस के बीच में। तो पीओडी अब में समस्या कहाँ से होती है? जी, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, कोई नहीं, कोई।
ठीक है। तो हम वल्वा की बात कर रहे थे, हमारी वजाइना का वो हिस्सा जो हमें बाहर भी दिखता है अपने शरीर में। तो अब इस वल्वा के भी काफी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अगर आप लोगों ने कभी अपने इस ऑर्गन को या फिर इस शरीर के इस अंग को समझने की कोशिश की होगी, वरना आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले दो होठ होते हैं इस एरिया के बाहर के, जिसको हम अंग्रेजी में लाबिया या फिर लेबिया बोलते हैं। तो सबसे बाहर वाला जो होठ है, इसको आप देखेंगे लाइट पिंक, हल्के पिंक कलर का जो है वो है आउटर लैबिया। और जो अंदरूनी हिस्सा है इसका, जो थोड़ा अक्सर रंग में थोड़ा सा डार्क होता है, वो उसको हम बोलते हैं इनर लैबिया। ये एक तरीके के होठ हैं हमारे योनि के। फोल्ड एक तरीके से जो मतलब तय सी बनी होती है स्किन के लेयर की, उसको हम लाविया बोलते हैं। उसके बाद दो होल्स होते हैं हमारे वल्वा में। अक्सर जो ऊपर दो होल्स का काम अलग अलग है। जो ऊपर वाला होल है छोटा सा, जहां पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा यूरेथ्रल ओपनिंग, वहां से वो हमारी पेशाब की नली से कनेक्ट होता है, जहां से हमारे हमारे पेशाब या फिर यूरिन का रास्ता होता है और वो बाहर निकलती है। जो नीचे आप बड़ा होल देख रहे हैं वो है योनि यानी वजाइना, जो कि कनेक्ट होती है इस वाले, जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये पूरा जो लंबा सा कनाल है सर्विक्स के नीचे, इससे कनेक्ट होता है वो बड़ा वाला छेद। तो ये जो नीचे बड़ा वाला छेद है ये हमारे योनि से कनेक्ट होता है, और ऊपर जो पेशाब वाला छेद है वो हमारी पेशाब की नली यानी यूरेथ्रा से कनेक्ट होता है। इन चार अंगों के अलावा एक बड़ा मजेदार सा अंग होता है जिसको हम क्लिटरिस या क्लिट बोलते हैं। महिलाओं में ये अंग प्लेजर यानी जब भी हम सेक्स कर रहे होते हैं तो उसके दौरान जो हमें अच्छा फील होता है, इस अंग का वो काम होता है। तो ये पांच अंग हैं जो हमारे वल्वा यानी जो हमारे शरीर में बाहर दिखता है उसको डिस्क्राइब करते हैं। अंदर से जाकर कनेक्ट होके ये अंग हमारे शरीर में कुछ ऐसा दिखेगा, पर जब हम बाहर उसको देखने की कोशिश करेंगे तो वो ऐसा दिखता है। इन सभी अंकों के सही नाम और सही फंक्शंस यानी वो किस तरीके से काम करते हैं ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई समस्याएं भी होती हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, खासकर इन अंगों से जुड़ी हुई, जिनके बारे में हम अक्सर बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं बात करने में। लेकिन अगर हमें पता हो कि कौन से अंग का क्या नाम है या उनका क्या काम है, तो शायद बात करने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं कि माहवारी क्यों होती है। तो थोड़ा बहुत तो हमने डिस्कस किया इस डायग्राम के दौरान कि माहवारी क्यों होती है। हर महीने जो हमने यूटरस की बात की, जिसको हम गर्भाशय या बच्चेदानी भी बोलते हैं, उसके अंदर एक खून की परत जमा होती है। उसको हम एक तरीके की दीवार समझ सकते हैं, जहां पर जो कि किसी और चीज से नहीं बल्कि खून और बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं उनसे मिलकर बनती है। और ये बहुत ही नरम सी गरम सी परत होती है खून की, जिसका काम ये होता है कि अगर उस महीने बच्चेदानी में एक एम्ब्रियो या जायगोट बनकर आया तो उसकी देख रेख करना, उसको अच्छे से पोषण देना, ये काम होता है उस परत का। जो भी पोषण माँ के शरीर में जाता है वो उस परत के द्वारा बच्चे को सीधे जाता है, ये उस परत का काम होता है। अगर उस महीने आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपके पेट में बच्चा है, तो वो परत 9 महीने वहीं रहेगी, बढ़ती जाएगी, उस बच्चे को अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करेगी। लेकिन अगर उस महीने आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई या फिर आपके पेट में बच्चा नहीं आया, तो वो ही परत पीरियड्स का खून बनकर आपके वजाइना की नली से बाहर आ जाती है। तो यही पूरा प्रोसेस होता है हमारे पीरियड्स का। और इसमें कुछ भी गंदा नहीं है, कुछ भी, बहुत लोग बोलते हैं गंदगी निकल रही है, गंदा खून निकल रहा है, इस वक्त हमें किचन में नहीं जाना चाहिए या कुछ कुछ काम नहीं करने चाहिए। तो इसमें एक्चुअली गंदा कुछ नहीं है। ये जो हमारे शरीर में खून दौड़ता है, थोड़ा सा 2-3 चम्मच वो खून होता है। बाकी जो टिश्यूज होते हैं जिससे हमारे शरीर बना होता है वो होते हैं। और कुछ म्यूकस नाम की एक चीज होती है जो अक्सर हमें जुकाम के टाइम नाक से भी निकलता है। ये तीन पदार्थ बनकर हमारी खून की परत बनाते हैं जो पीरियड्स के दौरान निकल जाती है वजाइना के रास्ते।
पीरियड्स कब शुरू होते हैं, जैसे हमने बात किया, हमारी यौवन अवस्था के तीसरे या चौथे पड़ाव में हमारे पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, यानी लगभग 10 से 16 साल की उम्र के बीच अक्सर लड़कियों के पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। ये जो पीरियड्स होते हैं उनके बीच में गैप जो होता है, यानी अगर मुझे आज पीरियड्स आए तो मेरे अगला पीरियड 21 से 35 दिन के बीच में आ जाता है। दो पीरियड्स के बीच के गैप जो है वो 21 से 35 दिन का होता है लगभग। और ये जो पीरियड्स होते हैं, यानी जब खून निकलता है हमारी योनि से, वो 3 से 7 दिन तक चलता है। तो ये पूरा कार्यक्रम रहता है, जैसे आप कैलेंडर में भी देख रहे होंगे कि 5 दिन का पीरियड्स चल रहे हैं। और मतलब पूरा महीना अगर 30 दिन का है तो इसमें 5 दिन के पीरियड्स होंगे, और जो पूरा महीना है वो एक तरीके से गैप है आपके 2 साइकिल के बीच का। और अगर हमें ये पीरियड्स 21 से 35 दिन के गैप में आ रहे हैं और 3 से 7 दिन तक ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर एकदम स्वस्थ है। तो पीरियड्स के बारे में जानकारी होना और अपने अंगों के बारे में जानकारी होना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए, क्योंकि एक बहुत ही अहम निशानी होते हैं पीरियड्स हमें बताने की कि हमारा शरीर स्वस्थ है या नहीं। ठीक है, तो अब हमने समझ लिया ये पीरियड्स होते हैं 5 दिन, लेकिन बाकी दिन क्या चल रहा होता है शरीर में? कुछ ना कुछ तो हमारा प्रजनन यंत्र जो है या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। तो मान लेते हैं कि हमारे 1 से 5वें दिन तक पीरियड्स चले, यानी माहवारी चली, खून बह रहा है वजाइना से, हमारी योनि से खून बह रहा है। तो इस वक्त कुछ कुछ लक्षण जो हमें दिख रहे होंगे अपने शरीर में, सबसे पहला और सबसे जो दिखता है वो तो यही है कि ब्लीडिंग होती है। दूसरा, बहुत सारे लड़कियां, महिलाएं पेट दर्द महसूस करती हैं, मूड स्विंग होते हैं, कभी बहुत अच्छा लगना, कभी बहुत ही गंदा लगना, कभी रोना आना, बहुत थकान महसूस करना, तन में दर्द होना। और इस वक्त हमें जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि हमें आराम करना चाहिए, ज़्यादा मतलब एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी कम करनी चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए, साफ सफाई से रहना चाहिए। खासकर साफ सफाई का मतलब है, हम आगे भी बात करेंगे, हर 5 से 6 घंटे में पैड बदल लेना, कपड़ा यूज कर रहे हैं तो हर 3 से 4 घंटे में कपड़ा बदल लेना, बहुत दर्द हो रहा है तो गर्म पानी की जो बॉटल होती है उसका इस्तेमाल करना। ये हमारे 1 से 5 दिन का माहवारी का चरण होता है या पड़ाव होता है। तो महीने का अगर हम देख लें, अगर 1 अगस्त को, 1 अगस्त को पीरियड आए तो 5 अगस्त तक वो पीरियड्स चले। उसके बाद जो दूसरा पड़ाव या चरण आता है उसको हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज कहाँ से आता है? तो हमारी ओवरीज में पॉलिकल्स होते हैं बहुत सारे, जिसमें से अंडे निकलते हैं। तो ये शब्द वहां से आया है। तो पीरियड्स के पहले दिन से लेके महीने के 13वें दिन तक ये फॉलिक्यूलर फेज पूरा चलता है, जिसके दौरान जो अंडा है हमारी अंडाशय में वो बड़ा होता है, विकसित होता है। इस दौरान हमें कैसे पता चल सकता है हम अभी फॉलिक्यूलर फेज में हैं? या कुछ आम लक्षण जो इस वक्त हम महसूस करते हैं वो ये है कि हमारी ऊर्जा या एनर्जी बहुत बढ़ी हुई रहेगी, हमारा मूड अक्सर बेहतर रहेगा, थोड़ा अच्छा रहेगा, खुश महसूस करेंगे। और हमें ध्यान रखना चाहिए वैसे तो पूरे महीने, लेकिन खासकर इस चरण में, कि हम पौष्टिक खाना खाएं, अच्छे से पानी पिएं और इस वक्त एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। उसके बाद जो हमारा तीसरा चरण आता है, अब महीने के पहले से 13वें दिन तक फॉलिक्यूलर फेज हो गया, जिसमें पहले 5 दिन हमारी माहवारी थी। 13वें दिन के बाद बहुत अहम दिन आता है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन फेज, यानी इसका हिंदी में नाम अंडोत्सर्जन भी है, पर अक्सर इसको हम ओव्यूलेशन फेज बोलते हैं। इस दिन हम, हमारी जो फीमेल बॉडीज होती हैं वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, यानी प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं इस दिन, जिस दिन हमारा ओव्यूलेशन हो रहा होता है। अब 13 दिन जो अंडा बना है फॉलिकल्स में, अंडाशय में, अब ये 14वें दिन वो निकलता है हमारे अंडाशय से और ट्यूब में जाता है। और इस दौरान जैसे मैंने बोला, गर्भ धारण या प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान करना भी चाहती हैं या चाहते हैं तो उस हिसाब से अपनी साइकिल को समझना भी जरूरी है। इस वक्त क्या लक्षण होते हैं शरीर में? हल्की गर्मी, हमारे शरीर का थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार जितना नहीं,
पर 1 डिग्री, आधा डिग्री बढ़ जाता है। अधिक एनर्जेटिक फील करते हैं, बहुत एनर्जी फील होती है, मूड अच्छा रहता है। हम अक्सर बहुत कॉन्फिडेंट भी महसूस करते हैं, आत्मविश्वास आता है कि अरे मैं तो सबसे बढ़िया हूँ, मेरे से ये काम हो जाएगा। और जो दूसरा सेक्स है, उनसे हम थोड़ा आकर्षित भी महसूस करते हैं इस दौरान। हमें बहुत जरूरी है अपने संकेतों को समझना। और जो हमने वाइट डिस्चार्ज यानी सफेद पानी जैसे चिपचिपे लिक्विड की जो बात की थी, वो भी इस दौरान निकलना ज्यादा, उसकी तादाद थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो वो हमारे शरीर का संकेत है कि हमारा ओव्यूलेशन फेज चल रहा है। चौथा जो हमारा चरण होता है वो होता है लुटियल फेज, जो 15वें दिन से 28वें या 30वें दिन तक चलता है। तो ये जो पूरा 15 दिन का या 15 या 17 दिन का जो पूरा पीरियड होता है, उसमें हमारा अंडा बाहर आ गया है। और जो हमारा यूट्रस है, यानी ये जो हमारी बच्चेदानी है, वो अब तैयारी शुरू करता है, क्योंकि उसे पता है ट्यूब में आ गया है अंडा, अब कभी भी आ सकता है बच्चा बनकर मेरे अंदर। तो वो पूरी तैयारी शुरू करता है खून की परत जमाने की, उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने की। इस वक्त हमारे शरीर में कुछ हार्मोन, जैसे कि एस्ट्रोजन करके एक हार्मोन होता है औरतों में, उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी कम हो जाती है। और अगली माहवारी शुरू होने का टाइम आ जाता है, क्योंकि इस वक्त ये जो हमारे 15 दिन है, उस वक्त बच्चेदानी या गर्भाशय ने तैयारी कर ली कि अंडा आने वाला है या बच्चा आने वाला है। तो अब जैसे ही 28वां दिन लगता है, तो आप जैसे पूरा कैलेंडर देख रहे हैं ऊपर, 28वें दिन के बाद फिर से हमारा पहला दिन आ जाता है, यानी फिर से हमारे दूसरे पीरियड शुरू होने का टाइम आ जाता है। तो इस लास्ट वाले जो चरण है 15 15 दिन के, उसको हम बोलते हैं लुटियल फेज। इसके दौरान जो लक्षण हैं वो होते हैं मूड स्विंग्स, फिर से बहुत ज्यादा महसूस करना, कभी अच्छा कभी बुरा, शरीर में, पैरों में या फिर पेट में या फिर स्तन में सूजन महसूस करना, अलग अलग जगह पिंपल्स या कील मुहासे होना, ये सब इस दौरान कॉमन रहता है। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया, चाहे वो माहवारी हो गई या पूरे जो हमारा माहवारी चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 पड़ाव हो गए, उसमें हमने ये बात की कि लगभग 21 से 35 दिन के बाद पीरियड्स आते हैं। पीरियड्स जब आते हैं तो वो 2 से 7 दिन तक चलते हैं। लेकिन क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम अपने शरीर में देखें और समझें कि शायद ये सामान्य नहीं है और शायद मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको पीरियड्स 3 महीने से ज्यादा तक नहीं आए हैं, यानी अगर मेरा पीरियड्स आए मुझे आज 31 जुलाई को, और उसके बाद मेरे दूसरे पीरियड्स आए नवंबर में जाकर, तो ये सामान्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि मेरी शरीर में कुछ दिक्कत है और डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा पीरियड्स ना आना सामान्य कहीं से भी नहीं है। अगर हमें 7 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, 7 दिन से ज्यादा खून निकल रहा है, तो वो भी सामान्य नहीं है, हमें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अगर हमें इतना ज्यादा दर्द हो रहा है माहवारी के दौरान कि हम स्कूल में नहीं जा पा रहे, अपना काम नहीं कर पा रहे, तब भी हमें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। और 16 साल, 16 या 17 साल की उम्र तक अगर पीरियड्स नहीं आए, तो भी हमें एक बार डॉक्टर से जांच करवाने की जरूरत है कि शरीर में या फिर हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या बच्चेदानी में कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है जिसके कारण हमें पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। बहुत ज्यादा बुखार आना, या फिर जो हमारा सफेद डिस्चार्ज होता है, सफेद रंग का जो लिक्विड निकलता है, उसमें से बहुत बदबू आना, ये भी असामान्य लक्षण है। और अगर हम ऐसा महसूस कर रहे हैं अपने पीरियड्स के दौरान या उससे पहले, तो भी हमें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अनीमिया करके बीमारी आपने अक्सर सुनी होगी, खासकर जो आप में से लोग फील्ड पे काम करते हैं, जो अक्सर किशोरियों को होती है। तो खून की कमी जब हो जाती है शरीर में, खून की कमी हम उसको बोलने के लहजे में बोलते हैं, लेकिन सही में वो खून की कमी नहीं होती, वो खून में आयरन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से अनीमिया हो जाता है, जिसके कारण हमारे पीरियड्स पर भी फर्क पड़ने लगता है। तो इस स्थिति में हमें डॉक्टर को दिखाना जरूरी पड़ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रैम्प्स की। क्रैम्प्स वो होते हैं जो हम माहवारी के दौरान पेट या अंडाशय वाले एरिया में महसूस करते हैं।
तो क्रैम्प्स हमें होते क्यों हैं? काफी ज्यादा कॉमन सवाल ये है कि लोग मतलब नहीं समझ आता इतना ज्यादा दर्द क्यों होता है। तो सबसे पहले, ज्यादा दर्द होना सामान्य तो है नहीं, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। लेकिन जो हमें दर्द महसूस होता है वो इस वजह से होता है कि हमारा जो यूट्रस है वो बड़ा सा एक मसल है। एक बॉडी में जैसी मसल्स होती हैं अलग अलग, वैसी वो भी मसल है, और अपने अंदर से वो खून की परत निकालने के लिए उसको अपने आप को सिकोड़ना पड़ता है। तो जब वो सिकुड़ता है और जब खून बाहर निकलता है, तो उस सिकुड़ने के कारण दर्द हमें महसूस होता है, जिसको हम क्रैम्प्स भी बोलते हैं। इसको कम करने के लिए हम गर्म पानी की बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज एक्सरसाइज में खासकर वॉकिंग या फिर अपने आप को बॉडी को स्ट्रेच करना, थोड़ा बहुत योगा करना, ये सब काम आता है। गर्म पानी पीना, ज्यादा ठंडा खाना या ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना। और अगर हर महीने फिर, फिर भी आप लोगों को बहुत दर्द महसूस होता है, तो आशा वर्कर या डॉक्टर को जरूर दिखाएं और उनसे बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक हद तक दर्द होना सामान्य है, कॉमन है, लेकिन अगर इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि आप अपने हर रोजमर्रा की जिंदगी पे प्रभाव डाल रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। ठीक है, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी कुछ चीजें जो हमें फॉलो करनी चाहिए महामारी के दौरान। पैड या कपड़ा हर 4 से 6 घंटे में बदलें, चाहे आपका फ्लो बहुत ही कम क्यों ना हो। उससे ज्यादा ना पहने, अगर देर तक इस्तेमाल करेंगे तो आपकी योनि के द्वारा आपके पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल सकता है। अगर आप कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं या कपड़े का पैड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको धोकर धूप में ज़रूर सुखाएं। पहले, बदलने से पहले और बाद में हाथ ज़रूर धोएं। अगर आप सैनिटरी नैपकिन जैसे विस्पर, स्टे फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से कागज़ में लपेट कर फेंकें, उसको कहीं पे भी फ्लश ना करें या खुली नाली में ना फेंकें। अगर आप अपना जब भी आप अपनी योनि के एरिया को साफ कर रहे हैं, तो कभी भी साबुन का इस्तेमाल ना करें। योनि वैसे तो खुद ही अपने आप को साफ करती है, लेकिन अगर आपको वल्वा अपने बाहर वाले एरिया को साफ करना है, तो वो सिर्फ सादे पानी से करें, साबुन बिल्कुल ना लगाएं। साबुन लगाने से इन्फेक्शन हो सकता है आपको। और जो भी आपका साइकिल है, जो अभी हमने माहवारी चक्र की बात की, उसको कोशिश करें कैलेंडर पे या फोन पे, अलग अलग ऐप आते हैं उसके द्वारा ट्रैक करें, तो आपको अपनी शरीर को बेहतर समझने में मदद होगी। अगर आप में से कोई कप का इस्तेमाल कर रहा है, मेंस्ट्रुअल कप, तो उसको आप, एक कप को वैसे तो 10 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपकी जैसे ही एक साइकिल खत्म हुई, आपके 5 दिन का पीरियड खत्म हुआ, 5 या 7 दिन का, तो उसको गर्म पानी में उबाल लें, फिर ही दोबारा यूज करें। इससे वो स्टरलाइज हो जाता है, उसके सारे कीटाणु मर जाते हैं। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस रही। हमने बात पीरियड्स की तो काफी की। एक चीज जो और मेंशन की थी उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि वाइट डिस्चार्ज क्या होता है, यानी सफेद पानी जो निकलता है हमारी योनि से। ये अक्सर पीरियड्स के आने से जस्ट पहले निकलना शुरू होता है और एक संकेत होता है हमारी बॉडी का कि पीरियड्स आने वाले हैं। तो वैसे तो ये बहुत सामान्य है, सफेद रंग का चिपचिपा पानी निकलना। इसका मतलब ये है कि हमारी जो वजाइना योनि है वो खुद की सफाई कर रही है। उसके अंदर जो भी गंदगी है या कीटाणु है वो उसको इस सफेद पानी के जरिए निकाल रही है। लेकिन अगर ये सफेद पानी का रंग आपको पीला, हरा या गंदे से कलर का दिखे, या फिर इसमें से बहुत ही तेज बदबू आना शुरू हो जाए, तो आपको फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको बैक्टीरिया या का इन्फेक्शन हो गया है। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। तो मेरा पार्ट यहीं खत्म होता है। इसके आगे मैं अपनी कलीग उज़मा को देना चाहूंगी। थैंक यू अनन्या। अ, आगे बढ़ने से पहले अभी हमारे साथ 70 से ज़्यादा साथी जुड़े हुए हैं। मैं बस आपसे सबसे शुरुआत में ये जानना चाहूँगी, और आप नीचे जो रिएक्शंस होता है वहाँ पे आप जाके अपना थम्स अप दे सकते हैं, हार्ट बना सकते हैं, जो भी रिएक्शन आपको देना है, या फिर आप चैट बॉक्स में जाके यस या हाँ भी लिख सकते हैं। कितने साथी यहाँ पे हैं जिनका जो काम है फील्ड में वो किशोर या किशोरियों के साथ है? ओके, पुनीश जी का है, वो निधि, व्यास भाई, ओके,
बहुत बहुत सारे थम्स अप, बहुत सारे हार्ट। बिल्कुल। ओके, तो बहुत सारे साथी जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनका काम डायरेक्टली यूथ के साथ है, और यूथ में खास करके एडोलेसेंस के साथ है, किशोर और किशोरियों के। अ, अभी तक हमने जो भी बात की, और थैंक यू सो मच इतने सारे रिएक्शंस के लिए। अभी तक हमने जो भी बात की है साथियों, उसमें आपको कोई भी सवाल, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो, अपना अनुभव इससे जुड़ा हुआ कुछ भी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं। अब मेरा एक सवाल है या कि चैट अक्सर बॉक्स जब में भी हम लिख मीटिंग सकते हैं। कराने। हेलो। जी सिमरन बताइए। हाँ। हाँ तो दीदी मेरा ये है कि जो ये गंदा खून वाला बात हुआ था, तो अक्सर हम जब कराते हैं तो मीटिंग्स में अक्सर लड़कियों का सवाल रहता है कि दीदी क्या ये गंदा खून निकलता है हमारी बॉडी से। तो मतलब पहले थोड़ी कंफ्यूजन होती थी बताने में, क्योंकि मुझे भी उतना क्लियर नहीं पता था, लेकिन आज इसके बारे में पता चला। बस एक थोड़ा सा दीदी, वो जो 3 चीजें बताई थी आप उसको दोहरा सकती है, मुझे थोड़ा सा नोट करना है कि किस। हाँ। कौन कौन सी 3 चीजें एक बार आप बताओगे सिमरन? दीदी आपने बताया था ना कि इन 3 चीजों से मिलके जो हमारे पीरियड्स होते हैं वो आते हैं। ठीक है। कोई वो चीज। तो सबसे पहले तो खून होता है, लेकिन जितना खून निकलता है उतना एक्चुअली, मतलब हमें जितना लगता है हमारा खून निकल रहा है, वो पूरा खून नहीं होता। हर पीरियड्स में, यानी हर माहवारी में जो हम 5 से 7 दिन की आती है, उसमें 2 से 3 चम्मच खून होता है। बाकी टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज यानी अ, हमारे जो पूरा शरीर है, जो वो टिश्यूज से बना हुआ है, वो जुड़ जुड़ के टिश्यूज बनाते हैं, वो टिश्यूज होते हैं। और एक म्यूकस नाम की चीज होती है जो हमको जुकाम के दौरान नाक से भी निकलती है, वो पदार्थ, ये 3 पदार्थ मिलकर हमारे वो परत बनाते हैं खून जैसी, यूट्रस के अंदर, जो पीरियड्स के दौरान बाहर निकल जाती है। तो इसमें कुछ भी गंदा नहीं है। शरीर में जो भी खून है वो खून वैसा का वैसा ही है। इसमें कुछ भी गंदा या अच्छा नहीं होता है। तो आप ये बता सकते हो अपने ग्रुप पर भी। थैंक यू दीदी। और कोई सवाल, कोई एक्सपीरियंस? अच्छा, अगर अधिकतर साथी यहाँ पे किशोरियों के साथ, किशोर के साथ, यूथ के साथ काम करते हैं, तो जब आप काम अपना ये करते हैं और ये सारी चीज़ें जो अनन्या ने डिस्कस की, अगर वो आगे निकल कर आती है, तो यहाँ पे किसी ने भी इस शब्द का नाम सुना है, PMOS या PCOS? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। नो। ओके, PCOS सुना है, ठीक है। यस, सुना है। ओके, और भी साथी बताएं कि सुना है, नहीं सुना है। जी मैम सुना है। ओके, ठीक है, सुना है। अच्छा, अब जिन साथियों ने लिखा है कि हमने सुना है, नहीं सुने क्या सुना है मैम। आपने इसके बारे में? ओके, थैंक यू। जिन्होंने सुना है, क्या हमें थोड़ा सा बताएंगे कि क्या आइडिया है आपको कि PCOS होता क्या है? हमारी स्क्रीन पे तो लिखा है, लेकिन आप अपने अनुभव से, अपनी भाषा में अगर हमें बताएं थोड़ा सा कि क्या होता है PCOS, जिन साथियों ने सुना है।
मैम इस स्थिति में जिसके मतलब ये होता है तो उस स्थिति में मतलब उसके ना जो भी किशोरी होती है तो उसके ना पीरियड्स समय पे नहीं आते, और वो अधिकतर मतलब मेरे फील्ड में एक ऐसी एक लड़की है तो उसके मतलब डॉक्टर की दवाई चल रही है उसके। बिल्कुल, कि एक उसका जो हिस्सा होता है हेलो। कि वो पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं। हाँ जी, बताइए। जैसे लड़कियों को पीसीओडी का सुना था मैम मैंने, तो पीसीओएस का भी सुना था। जैसे पीसीओडी में पीरियड्स का ही बताते हैं, तो मैंने खाली इसका नाम सुना था, पर होता क्या है ये नहीं सुना है अभी। ओके, थैंक यू रवीना। निर्मला, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज़। तो हेलो, मेरा नाम हाँ राहुल है। जी। मेरा लास्ट जी, चर्चा से राहुल। रिलेटेड कि जो पेट या महामारी के दौरान इवन हम हमारे गाँव में देखते हैं तो जो पेन होता है, तो उसमें वो गोलियां या टेबलेट दर्द या पेन किलर की करके कितना सेहत के लिए सही या गलत है अगर। राहुल जी, आपकी आवाज़ ना आ नहीं रही है क्लियरली। तो मेरा सवाल ये है कि जब महामारी के दौरान गाँव में हम अक्सर देखते हैं वो पेन किलर गोलियां ले लेते हैं कि दर्द कम हो जाए, या तो वो कितना सही है या गलत है, अगर उस पे अगर 1 मिनट या 2 मिनट अगर, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी हाँ, मात्रा में। बिल्कुल। जी, हम इस पे आगे भी डिस्कस करेंगे, बट अभी हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी सर्टिफ़ाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, किसी रिलायबल डॉक्टर के पास जाते हैं और ये रिलायबल डॉक्टर जो है वो आपको दवाइयाँ लिखते हैं किसी पर्टिकुलर डोज़ में, तो उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर लड़कियाँ, औरतें या जिसको भी पीरियड्स आते हैं, उनको पेन सहने के लिए कहा जाता है, या फिर ऐसी धारणा बनी हुई है कि ये जो मेडिसिन्स हैं वो आपके लिए सही नहीं होती है, वो आगे जाके आपके फर्टिलिटी में भी इशू करती है। अगर कोई रिलायबल डॉक्टर आपके आसपास कोई ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास ऐसी डिग्री है जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, उनकी इलाज जो है वो आज तक भरोसेमंद रही है, तो आप उनसे ज़रूर सलाह लें, और जिस हिसाब से वो अगर मेडिसिन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। बस यही है कि ये कितना डोजेज है और कौन सी मेडिसिन है, ये कोई डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। अपने आप लेना सही नहीं होता है। ओके, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जितना डिस्कशन किया रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, अलग अलग उसके एस्पेक्ट्स पे, पीरियड्स पे, प्यूबर्टी पे, ये सब जो है वो अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं वो अलग तरीके से महसूस करते हैं, उनका अलग अलग अनुभव होता है। किसी के लिए भी ये चीज़ें जो सेम नहीं होती हैं, तो कोई कोई टेंडेंसीज, कोई कोई चीज़ें जो निकल कर आती हैं पीरियड से या फिर प्यूबर्टी से, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन में, आने वाले सेशन का जो हिस्सा है उसमें। और इसमें काफ़ी सारे जो साइंटिफिक टर्म्स हैं, वैज्ञानिक शब्द हैं, मेडिकल यूज़ में जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो रहेंगे। मेरी कोशिश होगी कि इसको एक कहानी की तरह हम समझें, ताकि हमारे साथ याद भी रहे। कुछ-कुछ शब्द अगर आपको नहीं भी याद रहेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो साथी हमारे अलग-अलग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, या फिर अगर आपने हमें ईमेल पर रजिस्ट्रेशन लिंक हमसे ली होगी, तो हम ये पीपीटी भी है, हम आपके साथ ईमेल पर शेयर कर देंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 शब्द लिखे हुए हैं, पीसीओएस, पीएमओएस। बहुत सारे साथियों ने यहाँ पे इन जो पीसीओएस इसमें जो शब्द है, उसका नाम सुना है। और ये भी काफ़ी लोगों ने कहा है कि इससे पीरियड्स जो हैं वो रेगुलरली नहीं आते हैं। कोई भरोसा नहीं होता है कि अब पीरियड आया तो अगला पीरियड कब आएगा। तो पीसीओएस जो होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसका नाम अब पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीएमओएस जो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, वो इसके नाम से भी अब जाना जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर में हार्मोन्स, जो अनन्या ने बताया था कि हमारे शरीर का जो पूरा फंक्शनिंग है वो हार्मोन्स है, अलग अलग केमिकल्स जो अलग अलग चीज़ों को मायने देते हैं, अलग अलग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं।
जब शरीर में हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है, कुछ कुछ हार्मोन्स का, जिसकी वजह से पीरियड समय पर नहीं आते हैं, वजन बढ़ता है, चेहरे या शरीर पर ज़्यादा बाल आ सकते हैं और कभी कभी प्रेगनेंसी में भी मुश्किल आती है। ये कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो निकल कर आती हैं पीएमओएस या फिर जो आज तक उसको जाना गया था पीसीओएस की कंडीशन की वजह से। बट ये होता क्यों है और ये हमें क्यों जानने की ज़रूरत है? तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि हमारी जो बॉडी है ये एक मशीन की तरह, इसमें बहुत सारी अलग अलग प्रोसेसेस चलते रहते हैं साथ में। तो उसमें से एक प्रोसेस क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में एक अंग है, एक हिस्सा है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको एक कहानी की तरह समझिए। हाइपोथैलेमस जो है वो एक अंग को बोलता है कि अभी टाइम हो गया है, अब आप ये एक सिग्नल भेजते हैं ओवरीज को कि हमें 1 महीने में अब अंडा भेजने का टाइम आ गया है। तो ये जो है एक तरफ से चलता रहता है। उसी के साथ साथ दूसरी प्रोसेसेस भी है, वो आपके बॉडी में चलती रहती है। बॉडी में एक हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन। ये भी आपके बॉडी में एक केमिकल की तरह है। इंसुलिन जो है वो आपके बॉडी के सबसे छोटे अंग को, जहाँ से सारे बॉडी के प्रोसेस शुरू होते हैं, इंसुलिन, उसको हम सेल बोलते हैं, सबसे छोटे अंग को। वो सेल को कमांड देता है इंसुलिन कि देखो अब ब्लड से शुगर ले लो और एनर्जी बनाने का काम करो। कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंसुलिन जो है, हमारी बॉडी इंसुलिन को मानना या फिर उसका असर कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है। एक रीज़न जो है उसमें स्ट्रेस होता है। एक रीज़न जब है जब हमारी बॉडी में चर्बी, फैट ज़्यादा हो जाती है, जितना होना चाहिए उससे अधिकतर, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। कभी कभी ये फैमिली हिस्ट्री यानी आनुवंशिकता पे भी डिपेंडेंट होता है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन का असर उतना नहीं होता है। जब इंसुलिन का असर बहुत नहीं होता है बॉडी में, जब हमारा सेल जो है वो इंसुलिन की बात नहीं समझता है उतना, तो एक और जो हार्मोन है, एक और केमिकल है, वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। और उस केमिकल का नाम है, उस हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। एंड्रोजन जो है वो एक अधिकतर मेल्स में, पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है। और ये जब एंड्रोजन ज़्यादा बनते हैं तभी वो बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जो पीएमओएस या पीसीओएस जिसकी हमने बात की थी वो होना शुरू होते हैं। जैसे कि ज़्यादा बाल आना, ओवरीज में फॉलिकल्स बहुत अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाना, और इसीलिए पीरियड्स का भी इरेगुलर, यानी पीरियड्स को भी बहुत ही क्षमता, रिलायबिलिटी के साथ हर महीने नहीं आना। तो ये सारा काम जो होता है वो तब शुरू होता है जब हमारा बॉडी जो है वो इंसुलिन, एक जो हार्मोन है, उसकी बात सुनना कम कर देता है, तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगती है। उसके वजह से एंड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, और एंड्रोजन के वजह से ये बहुत सारी चीज़ें होना शुरू होती हैं कि बाल ज़्यादा आने लगते हैं, वज़न बढ़ता है, शरीर में हमारी फर्टिलिटी में कभी कभी इशू आता है क्योंकि पीरियड्स रेगुलर नहीं आ पाते हैं। तो ये सारा जो पूरा रीज़न है वो आपका हार्मोन से जुड़ा हुआ है। हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पीसीओएस, लेकिन उसके साथ साथ एक और वर्ड लिखा हुआ है पीएमओएस। और चैट बॉक्स में साथियों ने बताया कि पीएमओएस का नाम नहीं सुना गया है। तो पीसीओएस का जो पूरा फुल फॉर्म है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है, अभी हमने जिस पे बात किया, उसका जो पूरा संदर्भ था वो आपके ओवरी से कनेक्टेड था, वो आपके अंडाशय से कनेक्टेड था। अभी जो नया वर्ड, ये नया वर्ड पीएमओएस, पॉलीसिस्टिक पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीएमओएस जो वर्ड है वो इसी साल मई में बहुत सारे डॉक्टर्स, रिसर्चर्स और खुद जो महिलाएं, जो औरतें या फिर बाकी लोग जिनको पीरियड्स होता है वो जो फेस करते आए हैं, उन्होंने इस वर्ड का सजेशन दिया। पीएमओएस ये कहता है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं उनको बहुत ऐसी की, जो हमने अलग अलग चीज़ों की बात की जिससे उनको गुजरना पड़ता है,
वो उनकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। वो बस ओवरी के संदर्भ में वो बात नहीं होती है, वो आपकी पूरे बॉडी कैसे चलती है, क्या आपके पूरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है, यानी एक एक चीज आपकी बॉडी तोड़ के आगे कैसे ले जाती है, वो उससे जुड़ा हुआ होता है। तो जब हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, तो लोगों को लगता है कि ये बस ओवरी से रिलेटेड है, ये बस पीरियड से रिलेटेड एक टेंडेंसी है, एक स्थिति है। लेकिन इसका जो हमारे बॉडी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, और वो असर क्यों बड़ा पड़ता है? जब पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, पीरियड्स हर महीने हर 2 महीने आपको नहीं आते हैं, तो जैसा कि अनन्या ने बताया था कि जब अंडा आता है यूट्रस में, तो जो यूट्रस का वॉल एंडोमेट्रियम होता है वो तैयार होता है। जब पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो ये जो वॉल है वो मोटा होते जाता है, मोटा होते जाता है। इससे आगे चल के जब पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं और ये वॉल मोटा होते जाता है, एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क बढ़ता है उन सभी लोगों में जो पीरियड्स फेस करते हैं और उनको ये टेंडेंसी फेस करना पड़ता है। साथ ही साथ क्योंकि पीएमओएस में बॉडी में इंसुलिन, जो हमने पहले देखा था, ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो आगे चल के टाइप 2 डायबिटीज़ का भी आपके बॉडी में रिस्क ज़्यादा होता है। तो ये एक ऐसी टेंडेंसी है जिसको अभी तक बस ओवरी के संदर्भ में देखा गया था, लेकिन इसका जो संदर्भ है वो ओवरी से बहुत आगे जाके पूरे बॉडी पे आता है। इसीलिए अभी इसका नाम इसी मई में 2026 में ये सजेस्ट किया गया कि इसका नाम पीसीओएस से चेंज करके पीएमओएस रखा जाए। कोई सवाल? क्या सभी लोग यहाँ पर हैं हमारे साथ? ओके ओके, ठीक है। तो हम ये बात क्यों कर रहे हैं? हम ये बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल अधिकतर ग्रुप्स में जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ अपनी मीटिंग्स करते हैं, जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं, लड़कियों को, औरतों में, और जिनको भी पीरियड्स आते हैं, उन्हें ये कंडीशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हमारे पास वो नॉलेज नहीं होती है या जब हमारे पास वो शब्द नहीं होते हैं, तो ना ही हम खुद उसको व्यक्त कर पाते हैं और ना ही जो लोग हमें बता रहे हैं उनकी बात को हम समझ पाते हैं। तो एज ग्रास रूट्स वर्कर्स इस तरह की नॉलेज होना, ताकि हमारे आसपास जिन लड़कियों के साथ हम काम कर रहे हैं, जिन महिलाओं के साथ हम काम कर रहे हैं, हम उनके अनुभव को समझ सकें बेहतर तरीके से और अपने अनुभव को भी समझ सकें बेहतर तरीके से। इसीलिए इन शब्दों का, इन टेंडेंसीज का, इन एस्पेक्ट्स का, ये सब का नॉलेज होना हमारे लिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। जब फील्ड में आपके पास लोग आके ये बताते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ, और आपके पास ये नॉलेज भी है उनके साथ शेयर करने के लिए कि आपको क्यों हो रहा है, और ये बिल्कुल ही एक बिल्कुल साइंटिफिक इसका रीज़न है। क्योंकि अक्सर जब पीसीओएस और पीएमओएस जैसी जो स्थितियाँ होती है उससे जो निकल कर आ रहा होता है कि कभी कभी प्रेगनेंसी में मुश्किल हो जाती है, कभी बाल ज़्यादा जब चेहरे पे आ जाते हैं, तो वो जो दोष है वो हमेशा लड़कियों, औरतों या फिर जिनको साथ भी हो रहा है वो उन पे आ जाता है। इसीलिए हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे क्या विज्ञान है, क्या लॉजिक है। जब आपके साथ ये हो रहा है या जब आप सामने वाले को देख रहे हैं उनके साथ हो रहा है, तो एज अ ग्रास रूट्स वर्कर्स आप क्या उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्या उनकी मदद कर सकते हैं? तो सबसे पहले कि ये नॉलेज आपके लिए होना ज़रूरी है, लेकिन किसी भी तरह का जो हेल्प होता है, किसी भी तरह का सोल्यूशन जो है इस पूरे कंडीशन के लिए, वो एक सर्टिफाइड डॉक्टर ही दे सकते हैं। वो उनको हॉस्पिटल या किसी भी हेल्थ क्लिनिक पे जाके किसी डॉक्टर से मिलके ही इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। सोल्यूशंस में बहुत कुछ आता है। एक जो कुछ चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है, एक को वेट कंट्रोल करना। वेट कंट्रोल करने से हमारा क्या मतलब है कि ओवरवेट होना, यानी कि शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा जब चर्बी होती है
और इसका अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में बात करें तो एक टर्म होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। आपको आप चाहें तो उसके बारे में और रिसर्च कर सकते हैं, बट ये जब 25 से ज़्यादा होता है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर सबसे पहली चीज़ें जो आपको डॉक्टर बोलते हैं अक्सर इसमें, वो होता है कि थोड़ा वेट कंट्रोल करना। वेट कंट्रोल में ओनली बिकॉज चर्बी का बनना इंसुलिन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। दूसरा, ये अक्सर ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि ये हमेशा वेट से कनेक्टेड हो। कभी-कभी ये बिल्कुल ही आपकी फैमिली हिस्ट्री पे भी डिपेंडेंट होता है। तो ये जितनी सारी चीज़ें हम बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सारी की सारी एक इंसान अनुभव करे। सबके लिए अलग-अलग अनुभव होता है, तो किसी के लिए ये वेट हो सकता है, बट किसी के लिए फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स भी हो सकता है। किसी के लिए कोई डाइट हो सकता है। अगर आपकी डाइट में शुगर या फैट का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा आप उसको कंज्यूम करते हैं, तो भी इसमें इंसुलिन प्रोडक्शन में वो थोड़ा कनेक्टेड होता है। और सबसे एक जो आपको डॉक्टर जिसमें बेटर हेल्प कर सकते हैं कि कुछ ख़ास दवाएं होती हैं, कुछ ख़ास ट्रीटमेंट होती है जो PCOS, PMOS में यूज़ की जाती हैं, और ये आपको एक डॉक्टर ही बेस्ट बता सकते हैं। इसको समझना ज़रूरी होता है, लेकिन इसका सल्यूशन और इसकी सलाह, इस हर चीज़ सलाह जो है वो डॉक्टर और हॉस्पिटल में ही आपको बेटर मिल सकती है। ओके, ये हो गया हमारा PCOS, PMOS। एक और बहुत पीरियड से जुड़ी हुई एक कंडीशन है। अच्छा, यहाँ पे कितने साथी जो हैं उनको पीरियड्स जब वो अनुभव करते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या फिर जानते हैं किसी को जिसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है पीरियड्स में? ओके, सेम सेम। आप लोग सभी लोग एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर जाइएगा। PCOS, PMOS के साथ साथ हम एक और पीरियड रिलेटेड टेंडेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी ने यहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस का नाम सुना है? एंडोमेट्रियोसिस मैं एक बार टाइप भी कर दे रही हूँ। नहीं, किसी ने नहीं सुना है। ओके, अच्छा, अब एक तुरंत छोटा सा सवाल। हमने ये शुरुआत से डिस्कस भी किया है। ऑल राइट, थैंक यू दिनेश जी। एंडोमेट्रियम क्या है, याद है किसी को एंडोमेट्रियम? एंडोमेट्रियम हमने आज ये इसका 3 बार मेंशन हुआ है। एंडोमेट्रियम क्या है? कोई भी कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मुझे चैट बॉक्स दिख नहीं रहा, कुछ आया है? ओके, ठीक है। तो अनन्या एक बार आप पीछे जाइएगा, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वाले लाइन पे। बिल्कुल रेहाना, जैसा कि रेहाना ने बताया, यूट्रस के साइड्स पे जो हर महीने जो लाइनिंग बनती है, अंदरूनी परत, बिल्कुल जो अंदरूनी परत तैयार होती है, उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो एंडोमेट्रियम से गर्भाशय की सबसे अंदरूनी परत, यस हरीश जी, बिल्कुल।
तो जब ये एंडोमेट्रियम तैयार होती है तो पीरियड्स का मतलब क्या होता है कि हर महीने वो एंडोमेट्रियम वजाइना के थ्रू वो बाहर निकल जाती है। एंडोमेट्रियोसिस इससे जुड़ा हुआ एक कंडीशन है। तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चेदानी के जो अंदर जो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम वो हर महीने निकल जाती है। कभी कभार क्या होता है कि ये लाइनिंग जो है वो आपके यूट्रस के बाहर के एरियाज में बनना शुरू हो जाती है। जैसे अंदर बनती है वैसे ही बाहर बना शुरू हो जाती है। वो जो टिश्यू है जो यूट्रस के अंदर बनता है वो बाहर बनना शुरू हो जाता है। वो एक्टिंग बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे यूट्रस के अंदर हो, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि पीरियड्स के वक्त यूट्रस की अंदर की जो लाइनिंग है वो तो वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाती है। जो बाहर यूट्रस के बाहर जो लाइनिंग फॉर्म हो रही होती है उसको बाहर निकलने का कोई जगह नहीं मिलता है, तो वो वहां पे रह के एक परत पे परत बनते रहता है। जो हमारी बॉडी है उसको तो पहचान में नहीं आ रहा है कि अरे ये भाग कौन है, क्या है। हमारी बॉडी को लगता है कि ये कोई इंजरी है, यहाँ कोई तकलीफ हो रही है बॉडी को, और वो धीरे धीरे थोड़ा इन्फ्लेम यानी कि बढ़ने लगता है। अक्सर किसी किसी सिचुएशन में ये इस लिमिट पे पहुंच जाता है कि कुछ कुछ जो वहाँ पे ऑर्गन्स हैं, फलोपियन ट्यूब हैं, ओवरीज हैं, वो चिपकने लगते हैं अपने आसपास के जगह, अपने आसपास के ऑर्गन्स के साथ, और इसी कंडीशन को हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। सबसे बड़ा जो इसका एक सिम्टम होता है वो होता है बहुत ज़्यादा पेन महसूस करना। तो इसीलिए अगर आपको अपने पीरियड्स के वक्त इतना पेन महसूस होता है कि आप अपने रोज़ाना के काम को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं, तो हम ये ज़रूर आपको बोलेंगे कि आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। PMOS, PCOS, एंडोमेट्रियोसिस, या फिर अगर वो बहुत रेगुलर पेन भी है, ये भरोसा होना ज़रूरी होता है कि आपको उसके लिए कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास अगली बार कोई आए अपने अनुभव के साथ, तो आप उनको ये कुछ वर्ड्स जो हैं, कुछ इसके पीछे की जो कहानी है, इसके जो सिम्टम्स हैं, वो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। PMOS और एंडोमेट्रियोसिस में जो मेन डिफरेंस है कि एंडोमेट्रियोसिस जो है वो यूट्रस के बाहर जो परत जम रही है उसके वजह से होता है। PMOS बस सिंपल है, हॉर्मोन्स का जब अनबन हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, उसके वजह से होता है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा साथियों, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने आसपास जो आप कम्युनिटी में पीरियड्स को लेके, माहवारी को लेके जो बातें सुनते हैं कि ये करो ये नहीं करो, आप जो भी सुनते हैं आप प्लीज़ हमें अपने चैट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर किसी को बोलना है तो आप अनम्यूट भी कर सकते हैं, बट किसी भी तरह की बात कि ये आपको ज़रूर करना चाहिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए पीरियड्स के वक्त, वो ज़रूर आप चैट बॉक्स में बताइए। ये कुछ भी हो सकता है, आपको चाहे जितना भी बेतुका क्यों ना लगे। हेलो। हाँ जी विमला जी। मैं संघर्ष विमला देवी। नमस्ते सभी को। दीदी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो पीरियड के टाइम में हम जो फील्ड में मैंने देखा है प्रेजेंट में और देखते आ रही हूँ इन चीजों को कि पीरियड के टाइम में उस महिला को आराम मिलना चाहिए, बल्कि उल्टा उससे ज्यादा काम करवाते हैं। ये बोलते हैं कि टाइम ही तो है, इसमें कौन से क्या हो रहा है, तुम्हें काम करना चाहिए, अच्छा रहता है। हालांकि उस पीरियड के टाइम में एक महिला को आराम मिलना चाहिए, उसके स्वास्थ्य के लिए उसको हरी पौष्टिक वाली सब्जी मिलनी चाहिए, ताकि उस जो बिल्कुल। अपन जो अपना ब्लड जो बाहर निकल रहा है ताकि वो वापस बन सके। यस। और एक उसके साथ ये भेदभाव हमने देखा है कि प्रीड है मंदिर में जाएगी, घर से मतलब दूसरे बिस्तर रहते हैं। एक जो मतलब ये अपन प्रीड को एक भगवान के रूप मानते हैं इस चीज को कि प्रकृति ने ये देन दी है महिला को प्रीड की, लेकिन फिर भी उस महिला के साथ इतना क्यों करते हैं। मतलब मैंने देखा हालांकि धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं हम इस चीजों पे कि पीरियड के आप मान लो कि जैसे एक बच्चा नहीं होता, महिला को इतना कितना फोकस करते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा, तो ये बच्चा भी तो पीरियड से ही बनता है उसके, और बच्चा भी खून से ही बनता है।
तो ये दाना है अनन्या दीदी अभी भी उजमा दी। थैंक यू विमला जी, और भी थैंक यू। नहीं, आज का सेशन बाल बहुत नहीं अच्छा धोना लगा चाहिए, मेरे को, हाँ। क्योंकि बहुत अच्छा लगा। अभी अभी चल रहा है विमला जी, अभी हम जी। आपकी और बात सुनेंगे। थैंक यू सो मच। और बाकी साथी, बाल नहीं धोना चाहिए बिल्कुल। और क्या आ रहा है चैट बॉक्स से, मुझे दिख नहीं रहा है। किसी पुरुष बहुत सारा तो अभी उजमा हाँ बताते हैं जी। कि भाई जैसे अचार वगैरह डालना है तो वो पीरियड्स के टाइम नहीं डाल सकते, खराब हो जाता है। हाँ और बिल्कुल, जो अचार नहीं शुभ डालना कार्य, चाहिए। मतलब जो शुभ कार्य होता है ना, तो उस कार्य में जब पीरियड्स आते हैं तो महिला हाथ नहीं लगा सकती। कोई भी चाहे घर में प्रोग्राम हो सीजनली, जैसे कोई मुहूर्त हो गया या शादी फंक्शन हो गया, तो जिस महिला को हम्म पीरियड्स होते हैं वो उसमें नहीं बैठ सकती फिर। ठीक है, खट्टा नहीं खाना है, बिल्कुल सही बोला आपने मीरा जी। मंदिर नहीं जाना चाहिए, खट्टा नहीं खाना है, ठंडी चीजें भी नहीं खानी चाहिए जिससे पेन में अब ठीक है। है। पीरियड के टाइम हैवी वर्क नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। हेलो उस्मा दीदी। पैच, हाँ जी, मैंने तो यस मैम। मैंने तो ये भी सुना है कि खुद से पानी लेके भी नहीं पीना चाहिए, पानी भी कोई और देता है तभी पीना चाहिए। ओके, पानी भी कोई और दे, पानी भी नहीं छोड़ो, ठीक है। और कोई, खट्टा नहीं खाना चाहिए, पैच 6 घंटे के बाद ही बदलें, ओके। बाल नहीं धोना है, सब्जियों या फल के खेतों में नहीं, सब्जियों या फल के खेतों में नहीं जाना चाहिए, ओके। यानी कि सारे जो एरियाज है हमारे, जो लोग जुड़े हैं, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई बिहार से, कोई राजस्थान पे, पेड़ पौधों को भी नहीं छूना चाहिए। पानी नहीं छुओ, पेड़ पौधों को मत छुओ, अपने बाल नहीं छुओ, मंदिर को मत छुओ, पुरुषों को भी मत छुओ, ओके। तो बेसिकली आपको पीरियड्स के वक्त तो कहीं जाना ही नहीं है, आप एक कमरे में रहें, वही यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है। बट ओके, ठीक है। अनन्या नेक्स्ट स्लाइड करें प्लीज। आपकी जो बातें हैं, इनमें से कुछ बातें जो हमने भी फील्ड में आप में से बहुत सारे साथियों के साथ काम करते हुए सुना है, कि पीरियड्स में अचार, पौधे या खाना मत छुओ, पीरियड्स गंदे या अपवित्र होते हैं, पीरियड्स में एक्सरसाइज या खेलना नहीं चाहिए, अगर पीरियड्स अनियमित है तो लड़की सामान्य नहीं है। ऐसे बहुत सारे जो हम मिथ सुनते आए हैं, ऐसे बहुत सारे हम धारणाएं सुनते आए हैं। हम इसको मिथ क्यों बोल रहे हैं, हम इसको क्यों बोल रहे हैं? मिथ वो एक ऐसी चीज होती है जो बस कहानी के रूप में रहती है। मिथ यानी कि उसके पीछे कोई साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, आज तक किसी ने इसको कहीं पे भी प्रूव नहीं किया है। यानी कि ये सारी बातें जो है वो सुनते हुए चली आई हैं, इसके पीछे कोई बेसिस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई भी विज्ञान नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। इसीलिए ये चीज़ों को हम मिथ बोलते आए हैं। और अक्सर ये औरतों की शक्ति, उनके आने जाने की जो आज़ादी, उनके कुछ भी करने की आज़ादी पे पाबंदी लगाने का एक और जरिया होता है कि जब वो पीरियड्स उनको हो रहा हो तो उनपे ये सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इम्पोज करो। हम क्यों बोल रहे हैं वो इम्पोज करो? क्योंकि ये जो आइडिया होता है कि पीरियड्स गंदे या अपवित्र हैं, अनन्या ने पहले भी शेयर किया कि जो एंडोमेट्रियम यानी कि जो लाइनिंग होती है, जो परत होती है, जो निकल कर आती है पीरियड्स के रूप में, उसके अंदर हमारे जो बॉडी में जो खून बह रहा है, वो जिस भी अंग में जो खून है, एंडोमेट्रियम में भी वही खून है। साथ ही साथ उसमें कुछ पोषण के तत्व हैं, उसमें कुछ टिश्यूज हैं, बट जो भी चीजें हैं उसमें से कुछ भी अपवित्र नहीं है। वो हमें जब भी, अगर हमें कोई जख्म होता है या हमें कोई चोट पहुंचती है, जो ब्लड निकल के आता है वो उसी तरीके से, हर जो हमारा पीरियड्स का ब्लड होता है वो किसी भी चोट की तरीके वाली ब्लड की तरह ही होता है। पीरियड्स में एक्सरसाइज या खेलना नहीं चाहिए। साइंस में बहुत सारी ऐसी रिसर्च हुई है जिसके थ्रू पता चला है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है, ब्लड आपके बॉडी में, आपके शरीर में किस तरीके से मूव कर रहा है, वो बेहतर होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। जब वो बेहतर होता है तो वो पेन को कम करने में हमें ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरी बात कि उसमें जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, एंडोर्फिन जिसको नाम कहते हैं, जो
आपकी बॉडी के नेचुरल पेन किलर्स होते हैं, यानी कि वो प्राकृतिक रूप में आपके बॉडी में जो पेन है, जो भी दर्द है, उसको कम करने में हेल्प करते हैं। अगर पीरियड्स अनियमित हैं तो लड़की सामान्य नहीं है। जब किसी भी लड़की को या फिर किसी भी व्यक्ति को पीरियड्स आता है, पीरियड्स शुरू होता है, तो शुरू के जो 1-2 साल होते हैं, वो उसमें पीरियड्स का अनियमित होना बहुत ही सामान्य है, क्योंकि उस वक्त पूरा साइकिल बन ही रहा होता है। उसके बाद भी हमने देखा है कि अनियमित पीरियड्स जो हैं वो काफ़ी सारे रीजंस के वजह से होते हैं। पीएमओएस, पीसीओएस जो हमने देखा है, क्योंकि बॉडी में जो हॉर्मोन्स होती है उसके वजह से ये सारे कंडीशंस आते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोई नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन, ये साइंस, ये प्रूफ हमारे लिए रखना बहुत ज़रूरी है। बट बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। ओके, हम दूसरे इस पे जा सकते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे कुछ कुछ शब्द हैं और हम अभी जो हमने टॉपिक कवर किया है, हम उससे थोड़े अब अलग जगह जा रहे हैं। यहाँ पे किसी ने भी इस शब्द का नाम सुना है, सेफ सेक्स? हाँ ना, कुछ भी लिख सकते हैं आप चैट बॉक्स में। सेफ सेक्स क्या होता है? हाँ जी, दिनेश जी ने सुना है। ओके, ओके, कीर्ति ने भी सुना है। ओनली सेक्स सुना है। ओके रवीना, थैंक यू। अच्छा, जो साथी यस लिख रहे हैं, क्या आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपने क्या सुना है इसके बारे में? सेफ सेक्स क्या होता है? आप माइक ऑन करके बोल भी सकते हैं साथी। हेलो, जो भी सुना है आवाज आ रही गलत सही का बिना चिंता किए। हाँ जी, आवाज आ रही है। उसमें जैसे जब भी सेक्स करते हैं तो उस टाइम प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए। वो कंडोम की बात करें या कुछ इस तरीके की चीजें होती है, तो वो जब हम यूज करते हैं तो उसको सेफ सेक्स बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ? हेलो दीदी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। दी, मैं ये बता रही थी कि सेफ सेक्स वो होता है जैसे कि मतलब हमारे पीरियड्स आने वाले होते हैं और हमें वो प्रेगनेंसी हमें नहीं रखनी है, तो डॉक्टर से सलाह, वो डॉक्टर बता देते हैं कि मतलब इस टाइम में अगर आप वो सेक्स करते हो तो मतलब प्रेग्नेंट नहीं होगे, और उसके बाद फिर जो मतलब यूज करने होते हैं प्रोटेक्शन वो भी आते हैं। यस, तो ये नेचुरल भी है और वो भी। ओके, थैंक यू। और कोई? एक माहवारी से पहले, जैसे अभी इन्होंने बताया वैसे ही, कि माहवारी से पहले 7 दिन जब वो पीरियड्स आते हैं उससे पहले और उससे 7 दिन बाद में पीरियड्स के जब आप सेक्स नहीं करते हो तो उसको भी सेफ टाइम बोलते हैं उसमें। ओके, ठीक है। और कुछ? दीदी, दोनों की सहमति, मतलब वो भी। हम्म थोड़ा आपके सारे ही आंसर से लेके सेफ सेक्स का मतलब है कि सेक्स के वक्त, यानी कि कोई भी शारीरिक संबंध के वक्त आप जो स्टेप्स ले रहे हो, जिससे 2 तरह के रिस्क कम हो रहे हैं। और ये रिस्क कौन से हैं? पहला, अनवांटेड प्रेगनेंसी या फिर अनचाही गर्भावस्था, अनचाही प्रेगनेंसी। और दूसरा, एसटीआई का आसपास में फैलना। एसटीआई मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्स के दौरान जो इन्फेक्शन फैलते हैं वो। और दूसरा जो है वो अनवांटेड प्रेगनेंसी। सेक्स के वक्त जब कोई भी कदम आप ले रहे हैं जिनसे ये 2 रिस्क जो है वो कम हो रहे हैं, वो सारे कदमों को हम बोलते हैं सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस। यहाँ पे हमने 2 चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहले बैरियर मेथड्स, अवरोधक तरीके,
और दूसरा हमने लिखा है अदर मेथड यानी अन्य तरीके। बैरियर मेथड क्या होता है कि कॉन्डम्स पुरुष और महिला दोनों के लिए प्रेगनेंसी और एसटीआईज दोनों से बचाते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी और इन्फेक्शन दोनों से बचना है तो वो बस कॉन्डम आपका हेल्प कर सकता है उसमें। ये आपको किसी भी हेल्थ सेंटर पर मिलेगी सस्ते में और डॉक्टर की पर्ची की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। हर बार सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ये आपको इन्फेक्शन और प्रेगनेंसी अनचाही प्रेगनेंसी दोनों से ही बचाएगा। अन्य तरीके जो होते हैं वो होता है आपका किसी भी तरीके का जो आप पिल्स लेते हैं, जो टैबलेट्स लेते हैं, इंजेक्शंस या फिर नसबंदी स्टेरिलाइजेशन, ये एक दूसरा विकल्प है। ये आपको कोई ट्रेन्ड हेल्थ वर्कर या डॉक्टर ही सही तरीके से चुनने में मदद कर सकते हैं। कोई भी तरीका ज़बरदस्ती से नहीं होना चाहिए, आपका फैसला महत्वपूर्ण है। तो 2 रिस्क होते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये 2 चीज़ों से बचने के लिए जो भी आप कदम उठाते हैं, और ये कदम 2 हिस्सों में बाँटे हुए होते हैं, अवरोधक तरीके और अन्य तरीके। आपको देखना है कि आपके लिए कौन-सा तरीका यहाँ पर बेटर है। बट इसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें जो आपने शुरुआत से लेके अभी तक बोला है कि दोनों लोगों की सहमति होने की ज़रूरत है, इमोशनल सेफ्टी की, दोनों लोग सेफ महसूस कर रहे हैं, दोनों लोग खुश महसूस कर रहे हैं, वो भी एक बहुत ज़रूरी सेफ सेक्स का प्रैक्टिस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जब हम बात कर रहे हैं सेफ सेक्स की, तो हमें ये भी डिस्कशन करना होता है कि हम सेफ किस चीज़ से हो रहे हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी से बिल्कुल, और एसटीआई से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ये बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट से होते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जाते हैं। ये आपके अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर आप लोगों ने इसका नाम सुना हो, HIV, सिफिलिस, HPV, हेपेटाइटिस बी, ये आपके अलग अलग तरह के वायरस या बैक्टीरिया के थ्रू फैलते हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के वक्त। कॉन्डम्स जो है वो आपको इनसे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जो मेंशन आया था कि पीरियड्स के 7 दिन पहले या पीरियड्स के 7 दिन बाद अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है वो बिल्कुल सेफ होता है, बिल्कुल सेफ तो आप नहीं कह सकते हैं। आपका जो बेस्ट तरीका होता है वो कॉन्डम्स का इस्तेमाल करना, और कॉन्डम्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना, कि देखना कि क्या वो एक्सपायर्ड तो नहीं है, क्या आप उसका इस्तेमाल इस दौरान कर सकते हैं, क्या वो जो कॉन्डम है उसमें कोई छेद तो नहीं है। तो ये सारी चेक करके उसका इस्तेमाल करना वो बहुत ज़रूरी है अगर आपको सेफ सेक्स प्रैक्टिस करना है तो। क्लियर? कोई सवाल, कुछ किसी को शेयर करना है? हेलो दी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। दी मैं बोल रही थी, मतलब किसी इंसान को एक बार एसटीडी हो गया तो क्या वो ठीक हो सकता है या नहीं ठीक हो सकता? हाँ जी, तो बिल्कुल डिपेंड करता है कि कौन सी एसटीडी भी है, बट जो अधिकतर एसटीडीज हैं उसके लिए आपको ट्रीटमेंट बिल्कुल मौजूद है। तो सही टाइम पे डॉक्टर के पास जाना। फॉर एग्जांपल HIV का ये इसकी ट्रीटमेंट जो है वो उस इन्फेक्शन को पूरी तरीके से नहीं खत्म करती है, लेकिन उसको मैनेज जरूर करती है कि इंसान जो है वो अपनी रोजाना की जिंदगी बिल्कुल आराम तरीके से जैसे वो लीड करते हैं वैसे वो लीड करें। कुछ इन्फेक्शंस जो होते हैं एसटीडीज, सिफिलिस, गोनोरिया, क्लैमिडिया, ये सारी जो ट्रीटमेंट इनकी अगर ये पूरी तरीके से एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ले तो वो बिल्कुल ही एक निर्धारित समय से बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो ट्रीटमेंट लेने से ये सारी चीज़ों का सलूशन है। आपकी आए दिन की ज़िंदगी में इस पे असर नहीं पड़ेगा, बट ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट लेना। और दी मैंने ना मतलब सुना था कि जिसको HIV हो जाते हैं और उनके जो चीजें वो यूज करते हैं और फिर वो मतलब वही चीजें दूसरे लोग यूज करते हैं तो उनको भी हो जाता है, ऐसा कुछ है क्या? ये थैंक यू विद्या, ये बहुत विद्या, ये तनुजा आप दीदी विद्या के फोन से। मैं इस पे हाँ जी, बोल सकता हूँ क्या? हाँ जी जरूर कमिशी बताइए।
मैं उसी पेशेंट पे मैं काम करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि जो चीज़ वो सामान यूज करते हैं, हाँ उनके जो खून से संपर्क आने वाली चीजें हैं उससे हो सकता है, जैसे इंजेक्शन हो गया या कट मार्क हो गया, उन सब चीजों से हो सकता है। अगर वो जो ART पे है वो बंदा, तो अगर वो यस। उसका यू बराबर यू है तो फैलने की चांस बिल्कुल नहीं है। या दूसरे भी संपर्क में आएगा उससे भी चांस होने की नहीं है। लेकिन अगर कोई थाली में खा रहा है, एक हाथ मिला रहा है, तो उससे बिल्कुल संभावना नहीं होता है। ये मिथ है। और HIV को लेकर समाज में बहुत भ्रम है, जिसपे मैं काम करता हूँ दीदी। बच्चों के साथ, सेक्स वर्कर्स के साथ मैं काम करता हूँ, तो बहुत सारे मिलता है कि कितना हमारे समाज में इस चीज को लेकर गलत फहमियां हैं। उनके उनसे लोग हाथ तक नहीं मिलाते हैं, उनसे उठना बैठना नहीं होता। समाज में काफी वो मतलब दलित कम्युनिटी से, बोलना नहीं चाहिए, उनसे भी वो नीचे देखे जाते हैं। तो एक अवेयरनेस के लिए काम हो सकता है इसमें, कि ऐसा कुछ नहीं है, खाना पीना हाथ मिलाना घूमना सब चीज हो सकता है। अगर वो ART पे है तो बिल्कुल वो सेफ है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच पुनीश जी। विद्या, हमारा भी यही आंसर था कि ART जो कि एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी एक होती है, जो कि HIV को मैनेज करने के लिए ली जाती है। अगर वो ट्रीटमेंट कोई इंसान ले रहा है, तो वो अपनी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल ही लंबी हेल्दी तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। और जैसा कि पुनीश जी ने कहा कि सिरिंज या इंजेक्शन शेयर करना ही मना किया जाता है, उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैले। दी मेरा एक और सवाल है, पूछूं? बिल्कुल, पूछिए, हेलो। पूछिए। हाँ जी, दी आपकी मतलब आवाज़ आ रही है। जिनको HIV है, अगर वो प्रेग्नेंट हो रही है तो मतलब वो बेबी को भी हो सकता है HIV? मैं बोलूं? बिल्कुल, बिल्कुल हाँ। पुनीश। नहीं, अगर वो ART पे है और उनका इन्फेक्शन डायरेक्ट नहीं कर रहा है तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बगल बशर्ते आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना होगा, और ART बिल्कुल नहीं मिस करना होगा, है ना। वो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ही हो बंदा, वो निगेटिव ही होगा। ये श्योर है, 1% चांस होता है कि श्योर होगा। ये मेडिकल है। हाँ, जैसा पुनीश जी ने कहा कि 1% चांस ही होता है कि अगर आप प्रॉपर ART पे हैं, 1% चांस ही होता है, बट 99% जैसा कि उन्होंने कहा कि ऐसे ये चांस होता है कि माँ से बच्चे तक वो नहीं ट्रांसमिट हो। ओके। दी दीदी मैंने ना मुझे अभी थैंक यू। फिलहाल में एक मैंने न्यूज देख रही थी, उसमें साउथ साइड में आई थिंक मतलब बहुत सारी इसी के केसेस आए थे, तो मतलब उनके अलग अलग, मैंने इंस्टा पे एक पोस्ट देखी थी तो अलग अलग कमेंट्स थे लाइक ऐसे किया होगा, बट मुझे अभी मतलब इतने चीजों जाने के बाद पता चला कि शायद ये भी हो सकता है किसी एक इंसान को वही इंजेक्शन लगा हो और फिर वही इंजेक्शन दूसरे इंसान को लगा हो तो उससे फैल गया हो, ऐसा कुछ। बिल्कुल, जैसा कि पुनीश ने बताया कि आम तौर के जो हमारे एक्सचेंजेस होते हैं, बातचीत होती है, उसमें से कोई फैलने का शंका या डर नहीं है। ओके, हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, आवाज़ आ रही है, बिल्कुल। मेरी आवाज़ आ रही है? यस। ओके। एक भारी भरकम शब्द आपकी स्क्रीन पे आया होगा। इस शब्द को अगर पहले कभी सुना है और अगर आप इसको अपने शब्द में बताना चाहेंगे, तो या तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या अपना माइक ऑफ ऑन करके हमें बताएं। बॉडी ऑटोनॉमी। आप कुछ बोल रहे हो विद्या? हाँ दी, मैं यही बोल रही थी, आवाज नहीं आ रही थी। नहीं, अभी अभी आई। हेलो। हाँ जी, अभी आ रही है हाँ आपकी तो आवाज़। ये सहमति वाली बात हुई। हेलो।
हाँ हाँ, आ रही है आवाज। आ रही है? हाँ। हाँ जी। तो जैसे कि मतलब जब जब वो मतलब डिक्लेयरी फोर्स किया जाता है कि कर लो, उसके बाद जैसे कि हमें कोई छूता है तो अच्छा नहीं लगता है, ऐसा कुछ होता है। फिर करने के बहुत सारी चीजें होती है तो आपको करने का मन होता है, लाइक पीरियड्स के दौरान ही आप मान लो, और करने के लिए बोला जाता है ऐसा करोगी तो वो चीज खराब हो जाएगी, तो ऐसा बट हम यस। उस चीज को नहीं मानते हैं। जो आसपास के हमारे लोग होते हैं वो हमें कहने को ऐसा बोलते हैं। ओके, बिल्कुल, थैंक यू विद्या। और कोई साथी सामने जो वर्ड दिख रहा, हर व्यक्ति को अपने शरीर से जुड़े फैसले लेने का अधिकार है। यस रिमझिम। दीदी मेरा है कि इसमें ये है कि जैसे कि या शादी भी हो जाती है तो शादी के बाद भी हमारा मतलब ये नहीं होता है कि जिससे शादी हो रही है उसका पूरा हक है हमारे ऊपर। जब तक हम उसे सहमति ना दे वो हमें छू नहीं सकता। तो ये सब चीजें या हमें कोई हमें टच कर रहा है या कोई हमारा वो कितना भी क्लोज क्यों ना है बट हमें अगर अनकंफर्टेबल लग रहा है तो वो भी इसके अंदर आता है। हाँ जी। मुझे चैट नहीं दिख रहा है, कुछ है क्या उसमें? ठीक है। तो आप लोगों ने जो बताया अपनी बॉडी से जुड़ा हक, कोई हमें ऐसा ना महसूस कराए जो हमें महसूस नहीं करने का मन हो, सारे फैसले खुद से लेना हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बॉडी ऑटोनॉमी का एक हिस्सा बन के आती हैं। बॉडी ऑटोनॉमी एक बहुत बड़ा शब्द है जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हर इंसान को अपने खुद के शरीर के बारे में, चाहे वो मेडिकल रीजंस हो या फिर अपने खुद के फैसले लेना हो, शादी से संबंधित हो, शारीरिक संबंध से संबंधित हो, या फिर किस तरह के वो कपड़े पहने, हर एक फैसले लेने के हक को हम बॉडी ऑटोनॉमी कहते हैं। बॉडी ऑटोनॉमी एक राइट है कि मेरी बॉडी जो है वो सिर्फ मेरी है। और कंसेंट जो है, सहमति, आप लोगों ने जो सहमति भी इसका आपने बताया, सहमति जो है वो बॉडी ऑटोनॉमी का एक हिस्सा है। आप कैसे बॉडी ऑटोनॉमी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सहमति उसका एक हिस्सा है। आगे चलिए प्लीज। ओके, ये अब आपके स्क्रीन पे आ गया कंसेंट, सहमति। कंसेंट का मतलब है बिना दबाव, डर या जबरदस्ती के हाँ कहना। इसे कभी भी वापस लिया जा सकता है। चुप रहना या विरोध ना करना कंसेंट नहीं है। यह छूने, रिश्तों, शारीरिक संबंध बनाने और मेडिकल फैसलों पर लागू होता है। तो जब हम कंसेंट की बात कर रहे हैं, जब हम सहमति की बात कर रहे हैं, तो हम ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के सारी चीज़ों के संदर्भ में बात कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी तरीके के रिश्ते हों, किसी कुछ भी तरीके का शारीरिक संबंध हो, कोई मेडिकल फैसला हो जो आपको अपने लिए लेना हो, या किसी भी तरह का कोई भी टच हो, वो सारी चीज़ों पे ये जो सहमति जो एक शब्द है, कंसेंट जो एक शब्द है, वो लागू होता है। जब हम कंसेंट की बात करते हैं, जब हम सहमति की बात करते हैं, तो 5 चीज़ों का इसमें ख्याल करना ज़रूरी होता है। वो 5 चीज़ें क्या है कि सबसे पहले ये कंसेंट, ये हाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो बिना किसी प्रेशर, डर या ब्लैकमेल के दिया गया हो। अगर कोई हाँ इसलिए बोल रहा है क्योंकि कोई उसको मारेगा या कोई उसको धमकी दे रहा है, तो वो जो है वो कंसेंट नहीं है, वो सहमति नहीं है, वो एक तरह का दबाव है। जिस भी तरीके के दबाव के अंदर कोई हाँ आता है तो वो असली में हाँ नहीं होता है, वो कंसेंट नहीं होता है। दूसरी बात है कि कंसेंट कभी भी वापस लिया जा सकता है, चाहे वो प्रोसेस बीच में ही क्यों ना हो। रुक जाओ बोलने से या व्यक्त करने से आपके बॉडी से, वो हमेशा रहता है। वो जो टूल है वो आपके पास हमेशा रहेगा, तभी कंसेंट कंसेंट है। तीसरा कि जिससे भी कंसेंट लिया जा रहा है उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हो क्या रहा है। यहाँ पे जो हम मेडिकल फैसलों की बात कर रहे हैं, शारीरिक संबंध की बात कर रहे हैं, आपका कंसेंट, आपकी जो सहमति है, वो तभी सही होगी जब आपको पूरी जानकारी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है।
अगर कोई झूठ बोल के या गलत जानकारी दे के कंसेंट लिया जाए तो वो असली में कंसेंट नहीं होता है। चौथी चीज जो है कि अगर आप चुप हैं तो उसको कंसेंट या सहमति नहीं समझा जा सकता है। एक सही में एक करने की चाह होनी चाहिए। अगर वो आप किसी भी रूप में व्यतीत कर रहे हैं, हाँ क्लियरली बोलना कंसेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियरली हाँ बोलना। और पांचवी जो चीज़ है कि अगर आपने किसी एक चीज़ के लिए हाँ कही है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई प्रोसेस चल रहा है और कोई दूसरी चीज़ आपसे करवाई गई और उसके लिए भी आपकी हाँ है। एक चीज़ के लिए हाँ कहना दूसरी चीज़ के लिए ऑटोमेटिकली हाँ नहीं होता है। और कल हाँ कहना का मतलब ये नहीं होता है कि आज भी हाँ है। ये 5 चीज़ें हैं जो कंसेंट की नींव बनती हैं, सहमति। ये एक ऐसा शब्द है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको समझना, जिसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने आप में, अपने आस-पास जो लोग हैं, उनको जो हम देखते हैं, जो महसूस करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ हैं जो कंसेंट, जो सहमति के अंदर आती हैं। इसको थोड़ा-सा क्लियर रूप देने के लिए ये 5 चीज़ें जो हैं वो हमने आपके साथ शेयर की है कि वो बिना दबाव के दी गई हो, वो कभी भी वापस ली जा सकती हो, उसकी पूरी जानकारी हो, वो क्लियरली बोली गई हो और एक चीज़ की कंसेंट मतलब उसी चीज़ के लिए कंसेंट, और किसी चीज़ के लिए कंसेंट वो नहीं बना दी जा सकती है। इस पार्ट पे भी अगर किसी के कोई सवाल हैं, किसी को कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है, तो आप जिस तरीके से चाहें कर सकते हैं। ओके, हम अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा। ऑलराइट, क्या स्क्रीन पे ये कुछ जो कंसेंट, सहमति को, इससे पहले हमने पीरियड्स को लेके कुछ मिथ के बारे में बात की थी। अब सहमति को लेके, कंसेंट को लेके कुछ मिथ आपके स्क्रीन पे आए होंगे। क्या कोई इसे हमारे लिए पढ़ सकते हैं? बस जो मिथ है उसको। भी जो लिखा है वो पढ़ना है। जी जी। हाँ जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। दी मैं बोल रही हूँ जो लिखा हुआ है वही पढ़ना है, जो स्क्रीन शेयर करी है अपनी। हाँ हाँ, जो बस जो लिखा हुआ है वही पढ़ना है। मैं पढ़ यस प्लीज। पहला मिथ है कि पति को पत्नी की कंसर्ट की जरूरत नहीं है। उसके बाद फैक्ट ये है कि हर व्यक्ति को ना कहने का अधिकार है, शादी में भी। दूसरा ये है कि यस अगर उसने ना नहीं कहा है तो हाँ है। और फैक्ट ये है इसका कि चुप रहना सहमति नहीं है। असहमति साफ बोलकर और स्वतंत्र रूप से दी जानी चाहिए। तीसरा मिथ ये है कि सिर्फ अजनबी अ, अजनबी ही अ, हमला करते हैं। और इसका फैक्ट ये है कि ज्यादातर शोषण जानने वाले वालों द्वारा होता है, और चाहे ये रिश्तेदार, पड़ोस, साथी या कोई भी हो सकता है। और चौथा ये है कि जो लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती है और वो मुसीबत बुलाती है। और इसका फैक्ट ये है कि कोई कपड़ा हिंसा को सही नहीं ठहराता, गलती हमेशा अपराधी की होती है।
और पांचवा ये है कि सहमति की बात करने से लड़कियां बिगड़ जाएगी। इसका फैक्ट ये है कि ज्ञान सुरक्षा देता है। सहमति समझने वाली लड़कियां ज्यादा सुरक्षित और आत्मविश्वासी होती है। थैंक यू सो मच। इससे पहले जो 5 चीज़ों की हमने बात की थी कि ज़रूरी होता है किसी भी कंसेंट को रियल होने में, किसी भी सहमति को असली होने में, वो इन सारे मिथ में जुड़ा हुआ है कि सबसे पहले पति को पत्नी की कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। हर एक व्यक्ति को कंसेंट का अधिकार है, चाहे वो किसी भी तरह के रिश्ते में क्यों ना हो। कंसेंट सभी का अपने बॉडी के ऊपर किसी भी प्रोसेस के लिए, वो शरीर आपका है तो अधिकार बस आपका है। तो कंसेंट हर एक इंसान के पास होता है, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो। अगर उसने ना नहीं कहा तो हाँ है। इससे पहले जो हमने कंसेंट की बात की थी, तो हमारा जो तीसरा पॉइंट था कि जब क्लियरली बोला गया है तभी जाके कंसेंट को, सहमति को सहमति समझा जा सकता है। सिर्फ अजनबी ही हमला करते हैं। ज़्यादातर जो शोषण वाले केसेस होते हैं उसमें कोई ना कोई जान पहचान वाला ही इन्वॉल्व होता है, चाहे वो रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई स्कूल में हो, कहीं ना कहीं किसी को कोई जान पहचान वाले जिम्मेदार अक्सर होते हैं अधिकतर केसेस में। तो ये जो कंसेंट का पार्ट है वो तो बिल्कुल ही इनवैलिड है। कपड़ों से, जैसा कि अभी विद्या ने भी ये जो फैक्ट बोल के बताया कि कपड़ा और हिंसा का कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही इसको किसी भी तरह की तरीके से प्रूफ किया गया है। जितने भी इंसिडेंट्स वायलेंस के होते हैं, सेक्सुअल वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस, उसमें ये जो थ्योरी है यहाँ पे ये लिखा गया है, लड़कियों, कपड़ों और कंसेंट का जो कनेक्शन है, उससे यही समझ में आता है कि ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं है। गलती जो है हमेशा वो अपराधी की होती है। कपड़े या फिर कोई और एस्पेक्ट की किसी भी लड़की, किसी भी महिला, किसी भी व्यक्ति जिसको ऐसा हिंसा फेस करने को मिल रहा है, हो रहा है, वो उनकी गलती कभी भी नहीं होती है। और पांचवा जो है कि कंसेंट की जानकारी जो है वो आपको बताती है कि क्या असली कंसेंट है और क्या कंसेंट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि कंसेंट है। तो इससे आत्मविश्वास, समझ और जो कॉन्फिडेंस वो है, वो बस आगे बढ़ता है। तब आपके साथ या आपके आसपास जो हो रहा है उसको समझने की और उस पर एक्ट करने की शक्ति और समझदारी दोनों ही आगे बढ़ती हैं। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ओके, हमारे पास समय अब थोड़ा कम है और हम अपने आखिरी चरण तक भी आ गए हैं। ये सारी जानकारी शुरुआत से जब अनन्या ने शुरू की थी और अभी तो यहाँ पे जो हम पहुँचे हैं वो पीरियड्स के बारे में, कैसे पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, वो पूरा प्रोसेस क्या होता है, बॉडी ऑटोनॉमी क्या होता है, कंसेंट क्या होता है, वो अधिकार क्या सबको क्या सबके लिए है, वाइट डिस्चार्ज, क्रैम्प्स, मूड चेंजेस, भांतियाँ, तथ्य, सरल भाषा, असली उदाहरण, ये सारी चीज़ें जो हमने आज शेयर की वो इसी उद्देश्य के साथ कि जितने भी यहाँ पे हमारे साथ जो साथी जुड़े हैं वो खुद सबसे अहम काम कर रहे हैं ग्रास रूट्स में। तो कैसे ये जानकारी जो है, जो ज़रूरी जानकारी है, जो हर एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए, वो कैसे किस भाषा में औरों तक लेके जाए, ये हमारी तरफ से हमारी जो कोशिश थी वो इसी के लिए थी। और एंड में ट्रेनर्स के रूप में आपकी भूमिका है कि ऐसी सुरक्षित और शर्म मुक्त जगह बनाएं जहां लड़कियां और महिलाएं खुलकर सवाल पूछ सकें, सरल भाषा, उदाहरण इस्तेमाल करें और हमेशा उनकी गरिमा का सम्मान करें। सहानुभूति से बांटा गया ज्ञान आखिरी व्यक्ति तक पहुंचता है। और जो जिस बात से हमने शुरू की थी कि ये जितने भी शब्द हैं, ये जितनी भी प्रोसेसेस हैं, ये जितनी भी आज हमने बातें की हैं, उसमें कोई भी किसी भी तरह का शर्म की मौजूदगी होना बिल्कुल भी उसका कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ये सारी बातें बिना किसी भी सेंस ऑफ शर्म के अगर हम करें तो वो आगे तक पहुंचेंगे। ओके, इसके पहले वाले, हाँ, आपके सवाल, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी आवाज़ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन अगर आपके पास कुछ भी है,
कोई भी सवाल शुरू से लेके एंड तक, कोई भी अनुभव शुरू से लेके एंड तक, तो प्लीज आप अपना माइक ऑफ करके बताइए हमें इस बारे में। थैंक यू ये हार्ट्स के लिए, बट हम आपसे सुनना भी चाहेंगे। हेलो दीदी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ जी आ रही है। हाँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि ये जो सारी चीजें मेरे लिए, मैं फर्स्ट बार ही सुन रही हूँ। कुछ कुछ चीजें मुझे पता थी, बट ज्यादातर जो भी चीजें थी मुझे नहीं पता थी। आज मेरे लिए ये सारी चीजें मतलब बोलने और समझाने में मुझे लगता है कि आसानी होगी। तो थैंक यू ये सब बताने के लिए। थैंक यू ममता। सबको मेरे नमस्कार। मैंने बीच में भी बोला था, तो अभिवादन करने का समय नहीं मिला। जैसे कि मैं सैनिटरी पैड जो जो सेक्स वर्कर महिला हैं उनके बच्चों के बीच में काम करता हूँ। तो जब उस कम्युनिटी से मैं बाहर भी जाके अगर काम करता हूँ और सैनिटरी पैड वगैरह पे, और जैसे दीदी ने कहा, अनन्या दी ने, कि कितना ज़रूरी होता है और मैप के और चित्र के माध्यम से बताया, तो वो मेरे लिए समझ बहुत विकसित हुई है। मैं अब उसके ज़्यादा सोच सकता हूँ। तो जैसे कि मैं सैनिटरी पैड के लिए जाता हूँ, नुक्कड़ नाटक करता हूँ, तो जो सतात्मक व्यवस्थाएं हैं, जो धार्मिक प्रयोग जो करते हैं, लबरेज है वहां पे, अचार नहीं छूना चाहिए, केश नहीं झाड़ना चाहिए, ये सब मैं चीज को देखा हूँ। तो हम लोग जाते हैं तो हम लोग पे अटैक भी होता है कि तुम लोग हमारे धर्म के खिलाफ ऐसे काम कर रहे हो, जो कि बुरा लगता है। प्रधानमंत्री जो औषधि केंद्र है वहां पर कम दामों में और अच्छा सैनिटरी पैड मिलता है, वहां से उठा के हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कम्युनिटी से पैसे उठाते हैं और वहां हम लोग करते हैं। तो ये बहुत अच्छा आज का एक्सपीरियंस रहा। हम चाहेंगे भविष्य में भी और इस पे बातें हों, जेंडर पे भी मुद्दे उठे और सेक्सुअलिटी पे भी बातें हों। और मैं चरखा को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगे भी जुड़ने का हमें मौका मिलेगा। आप सभी को, जितने पैनल में हैं और हमारे सुनने वाले हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच पुनीत जी, और बिल्कुल हम इसे हर महीने हम जारी रखते हैं। और अगली जो भी हमारी वर्कशॉप होगी, और हमने आपकी जेंडर वाली नीड को भी समझा है, और उस पर भी हमारी कोशिश रहेगी अगली बार काम करने की। ओके, तो समय हमारे पास थोड़ा कम है। जैसे कि शुरुआत में आपने एक फॉर्म भरा था बेसलाइन, वैसे ही आपके पास स्क्रीन पे एक एंड लाइन आएगा। आप प्लीज़ अपना 3 से 4 मिनट लेके उस फॉर्म को भर दीजिए। अगर कुछ साथियों को सवाल ना समझ में आए या अगर स्क्रीन से हट जाए तो दिक्कत की कोई बात नहीं। ये सवाल सिर्फ एक अमूमन तौर पे जितने भी साथी हैं उनका एक राय जानने के लिए है। तो अगर कुछ दिक्कत भी होता है तो कोई बात नहीं।
जिन साथियों ने अभी नहीं भरा है और अगर उनके स्क्रीन पे ये सवाल दिख रहा है तो भर दें। हम अगले 1 या 2 मिनट का और इंतजार करते हेलो भैया। हेलो। हैं। हाँ, मुझे कुछ बताइए। शेयर करना है, मैं कर सकती? बिल्कुल। हाँ, जैसे कि दी ने बताए थे कि कंडोम्स वगैरह मतलब कि कहीं दुकान से लेने, मेडिकल शॉप से लेने के लिए, तो ऐसा गांव में होता है ना कि जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं तो महीने में एक बार वहाँ सुई पड़ता है। तो एनएम आती है, एनएम दीदी, तो वो भी मतलब ये सारी जानकारी देती हैं। और वो मतलब जो मेडिकल की चीजें होती है, ये सारी चीजें, निरोध वगैरह, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाती है। और इसके अलावा जो पंचायत होते हैं वहाँ पर भी केंद्र होते हैं, तो वहाँ पर भी 24 घंटे एंड सब दिन होते हैं। तो ये मतलब किसी को जानकारी देनी हो तो दे सकते हैं गाँव। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। बिल्कुल। ये आपको अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर या गांव के बहुत सारे गांव में आपको अपने प्रधान या जो आपका पंचायत भवन है वहां पे भी, और सरकारी व्यवस्था में ये आपको भारत में निशुल्क मिलता है फैमिली प्लानिंग के अंडर। तो आप वहां से भी इसको इस्तेमाल करने के लिए ले सकते। बिल्कुल। थैंक यू। ठीक है। अक्सर सभी साथियों ने आई थिंक पोल पे आंसर कर ही दिया है। हम थैंक यू बोलना चाहेंगे अनन्या और उस्मा को इतने सरल तरीके से और इंटरेस्टिंग वे में पूरा सेशन लेने के लिए, चाहे वो पीरियड्स पे हो वो या फिर वो कंसेंट और सेफ सेक्स पे हो। एंड थैंक यू साथियों, आप लोगों ने इस सेशन को इतना एंगेजिंग बनाया अपने इनसाइट से, अपने सवालों से और नई नई इंफॉर्मेशन से भी। हम अगली बार सोशल समर्पण में एक नई बातचीत के साथ जल्द ही मिलेंगे और आप सबको हम उसके बारे में बताते भी रहेंगे। हम अब मीटिंग छोड़ सकते हैं। जो लोग अभी पोल वाला फिल कर रहे हैं, आप वो फिल करके छोड़ दीजिएगा। थैंक यू थैंक यू सो आप मच। सभी का। मिलते हैं जल्दी ही, और हमारे अगले सेशन के बारे में आप हमारे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह पे आप देख लेंगे, हम पोस्ट करते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू, बाय। थैंक यू सभी को। थैंक यू सो मच। इतना संजीला नहीं कर पाएंगी। संजीला इतना नहीं कर अब पाएंगी। मेरा म्यूट